February 9:14 सुबह का लास्ट ब्रीफिंग। टकेशी अरिसुगावा टेबल के हेड पे खड़ा है और रूम को उसी तरह रीड करता है जैसे वो सब कुछ रीड करता है, मतलब इंटेलिजेंस की तरह। कर्नल वटासे लेफ्ट कॉर्नर में 40 सेकंड से ब्लिंक नहीं किया है। लेफ्टिनेंट चो अपना कॉफी कप एग्जैक्टली उसी एंगल पे रखा है जैसा वो बैठने के टाइम था। कैप्टन निशिदा राइट से थर्ड 2 मिनट पहले टेबल के नीचे से फोन निकाला और 11 सेकंड्स ज्यादा होल्ड किया जितना जरूरत था, उससे पहले वापस रख दिया। अरिसुगावा ये ऑब्जर्वेशन फाइल करता है। वो आज दोपहर में हेड ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस से बात करेगा। वो एक मेंटल नोट बनाता है। लिस्ट का सेकंड आइटम मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के कॉल के बाद जो प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म के बारे में है। वो ब्रीफिंग फिनिश करता है, हैंडशेक्स, नॉड्स, रूम खाली हो जाता है। उसका एड उसको एक मनीला फोल्डर देता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म का ड्राफ्ट जो उसने अभी तक फिनिश नहीं किया। वो उसे अपने आर्म के नीचे रख लेता है। मोटरकेड कोर्टयार्ड में वेट कर रहा है। 4 व्हीकल्स, 2 लीड एसयूवीज, बीच में उसकी आर्मर्ड कार, पीछे एक पिकअप सिक्योरिटी डिटेल के साथ। रूट सुबह क्लासिफाई किया गया था, सिर्फ 7 लोगों को पता है। वो चलते हुए कार की तरफ उन 7 नाम को दिमाग में रिव्यू करता है। 6 लोगों पे वो अपनी जान तक ट्रस्ट करेगा। 7th पे वो श्योर नहीं है। वो 21 डेज से श्योर नहीं है। उसे इस अनसर्टेनिटी पे एक्ट कर लेना चाहिए था। वो ये जानता है जब वो बैक सीट में बैठा है और मोटरकेड सिटी से गुजरता है। आर्मर रिफॉर्म फोल्डर उसकी लैप पे खुला है। पहला पैराग्राफ आर्टिलरी प्रोक्योरमेंट साइकिल्स को मॉडर्नाइज करने के बारे में है। वो इसे पहले 2 बार पढ़ चुका है। वो तीसरी बार पढ़ना शुरू करता है। उसकी वाइफ युकिको में पिछले महीने उसे रिजाइन करने को बोला था। वो डिनर पे उसके सामने बैठी थी और क्वाइटली बोला, बिना ड्रामा के, जो और भी ज्यादा हैवी था अगर वो रोती, तुमने जो बनाना था बना लिया, अब किसी और को प्रोटेक्ट करने दो। उसने बोला था वो इसके बारे में सोचेगा। वो 31 डेज से सोच रहा है और कोई कंक्लूजन नहीं मिला। उसके सन्स अब्रॉड हैं। उसने खुद भेजा। हरुतो जनीवा में पढ़ने गया, रियूजी सिंगापुर के प्रोग्राम में। उसने बोला ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोटेक्शन भी था। उसे कुछ आने वाला फील हो रहा था, जैसे स्टॉर्म के पहले प्रेशर चेंज होता है, और उसने अपनी फैमिली को उस पाथ से हटा दिया बिना ये जाने कि वो क्या था। अब वो जानता है वो क्या था। मोटरकेड सबर्बन हाईवे पे पहुंचता है। दोनों साइड फॉरेस्ट। रोड 2 हिल्स के बीच बेंड लेता है। वो इसे नोटिस करता है जैसे वो सब कुछ नोटिस करता है, ऑटोमेटिकली, बिना डिसाइड किए। क्लासिक एम्बुश टेरेन। उसने 2003 में मिलिट्री एकेडमी में इसी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लास ली थी। फ्लैंकिंग पोजीशंस, बेंड पे किल जोन, रिस्ट्रिक्टेड मैन्यूवर स्पेस। लीड एसयूवी गायब हो जाता है। पहले एक्सप्लोजन का साउंड नहीं, एक प्रेशर वेव फील होता है उसके चेस्ट में। फिर आधा सेकंड बाद साउंड आता है। फिर ऑरेंज लाइट विंडशील्ड को फिल कर देती है। ड्राइवर ब्रेक्स जोर से लगाता है। आर्मर्ड कार झटका खाता है। मोटर फायर, स्मॉल आर्म्स नहीं, मोटर्स। अरिसुगावा ये प्रोसेस करता है उतने टाइम में जितने में उसका ब्रेन सेकंड इंपैक्ट रजिस्टर करता है। मोटर्स मतलब प्रिपेयर्ड पोजीशंस, प्रिपेयर्ड पोजीशंस मतलब रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस मतलब किसी ने रूट दिया। उसकी लिस्ट का 7th नाम अब सर्टेनिटी बन जाता है। कार साइड पैनल्स पे 2 हिट्स लेती है और होल्ड करती है। उसके पास 4 सेकंड्स है, शायद 5, बिफोर वो एलिवेशन एडजस्ट करे। एग्जिट, राइट? वहां स्लोप है। हिल का क्राउन 80 मीटर है। रूफ नीचे आता है। पेन नहीं, प्रेशर और लाइट। फिर एक फीलिंग जैसे कोई ह्यूज चीज उसे उठा रही है, जो जनरल और डेब्री में डिफरेंस नहीं करती। आर्मर रिफॉर्म फोल्डर अभी भी उसके हाथ में है। वो सोचता है, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल इररेलेवेंट, मैंने 3rd पैराग्राफ फिनिश नहीं किया। ये थॉट डार्कनेस के बीच में टूट जाता है। सबसे पहले स्मेल आती है। न बर्निंग मेटल, न कॉडाइट, न स्मोक। कुछ और, सॉफ्ट, फ्लोरल, जैसे इंसेंस और क्लीन वुड और एक फैब्रिक जो ध्यान से धोया गया हो। अरिसुगावा ये सब आंख खोलने से पहले रजिस्टर करता है। वो इसे डेटा की तरह प्रोसेस करता है। डेटा बोलता है, ये फील्ड हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कहीं और है जहां वो पहले नहीं गया था। वो आंखें खोलता है। टॉल विंडोज से गोल्ड लाइट आ रही है। कार्व्ड सीलिंग जिसमें गिल्डेड एजेस हैं। वॉल्स पे डार्क क्रिम्सन सिल्क है। हेवी ब्रोकेड कर्टन्स हैं। फर्नीचर डार्क शाइनिंग वुड का है जिसमें ब्रॉन्ज इनले है। वो सिटिंग की कोशिश करता है। कुछ भी एक्सपेक्टेड तरह से नहीं होता। वो एक आर्म उठाता है। वो धीरे उठता है बिना कंट्रोल के। उसके फेस के सामने रुक जाता है। वो उसे देखता है। छोटा, पिंक, सॉफ्ट, फिंगर्स डॉल के जैसे। वो उससे एक साउंड निकलता है, पतला, हिलता हुआ, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर। वो एफर्ट से उसे रोकता है। वो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव कर चुका है, 3 कू अटेम्प्ट्स हैंडल कर चुका है और 6 इयर्स पावर के डेंजरस कॉरिडोर्स में नेविगेट कर चुका है। वो एक आर्म की वजह से कंपोजर लूज नहीं करेगा। वो सीधा लेटे रहता है और इन्वेंट्री लेता है।
बॉडी इन्फेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ओल्ड, मोटर कैपेसिटी के हिसाब से। आर्म्स ओबे नहीं करते, नेक मसल्स वीक हैं, विजन अप्रॉक्सीमेटली हाफ मीटर तक क्लियर है, स्पीच इम्पॉसिबल, इन्वायरमेंट एक्सट्रीमली वेल्दी, क्रिब इनवरी जैसा लगता है, ऊपर गोल्ड सिल्क कैनपी है, रूम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कॉन्फ्रेंस रूम जितना बड़ा है। लैंग्वेज, एक वुमन डार्क किमोनो में उसके ऊपर झुकी हुई है और सॉफ्टली और फॉर्मली कुछ बोल रही है। वो सुनता है, हर 3 वर्ड्स में से एक समझ आता है। ओल्ड जापानीज, हाईली सेरेमोनियल। उसने मिलिट्री एकेडमी में 2 इयर्स क्लासिकल जापानीज पढ़ा था। अब वो थैंकफुल है। वो एक फ्रेज क्लियरली पकड़ता है, लिटिल प्रिंस, अब तुम्हारे फीडिंग का टाइम है। लिटिल प्रिंस, वो इसे फाइल करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो सीधा लेटे रहता है और सिचुएशन को मेथोडिकली असेस करता है। करंट एसेट्स, मेमोरी इंटैक्ट, एनालिटिकल कैपेसिटी इंटैक्ट, 54 इयर्स का सब नॉलेज इंटैक्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन चल रहा है, टाइम शायद अनलिमिटेड। करंट लायबिलिटीज, बॉडी नॉन फंक्शनल, वॉइस नॉन फंक्शनल, मोबिलिटी 0। रूम में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो सोच रहा है। ये लास्ट पॉइंट असेट है, लायबिलिटी नहीं। नेक्स्ट वीक्स वो देखता और सुनता है। उसकी नर्स, जिसका नाम ओहाना है, मिडिल एज्ड वॉर्म, बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। उसके सामने फ्रीली बात करती है जैसे अडल्ट्स फर्नीचर के सामने करते हैं। वो सब अब्जॉर्ब करता है। एम्पायर का नाम याताको, उसके फादर एम्पेरर टेओ द 8, 40 मिलियन लोगों का रूलर। उसकी मदर एम्परेस शिजुका। उसके ब्रदर्स कात्सुरो 12 इयर्स बड़ा, क्राउन प्रिंस। सेइची 8 इयर्स बड़ा, सेकेंड सन। वो थर्ड प्रिंस है। 18 मंथ्स में वो लैंग्वेज कंप्लीटली समझ लेता है। वो बोलना शुरू करता है केयरफुली, सिर्फ उतना जितना एक स्मार्ट चाइल्ड करेगा, कभी उससे ज्यादा नहीं। 2 इयर्स में वो पढ़ लेता है। वो अपना फेस कंट्रोल करना सीख लेता है। ब्राइट चाइल्ड, रिमार्केबल चाइल्ड, हेवन का गिफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डरने वाली चीज नहीं। 3 इयर्स में वो कोड को उसी तरह जानता है जैसे पहले अपने ऑफिसर कोर को जानता था। फेसेस, नेम्स, अलीजेंसेस, हिडन कनेक्शंस, कौन किसको ओ करता है, कौन लॉयल है, कौन नहीं। वो ये भी जानता है कि उसका फादर एक अच्छा इंसान है। ये उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है। टेओ द 8 थका हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट और काइंड है। शाम को जब वो नर्सरी में आता है और फ्लोर पे बैठ के अपना दिन शेयर करता है, एक ऐसे चाइल्ड से जो आंसर नहीं कर सकता, अरिसुगावा चुप रहता है और एक फीलिंग फील करता है जो उसने अपने फादर के डेथ के बाद से नहीं फील की। वो उस फीलिंग को एनालाइज नहीं करता, नोट करता है और मूव ऑन करता है। एक दिन अर्ली स्प्रिंग में ओहाना एक फ्रेंड से बात करने रुकती है। वो अरिसुगावा को बेंच पे बिठाती है। एक डोर थोड़ा ओपन है, अंदर 2 आदमी बात कर रहे हैं। अरिसुगावा उन वॉइसेस को पहचान लेता है। जनरल होंडो मासाहिरो, बैरन नागासावा तेत्सुओ। वो क्वाइटली सुनता है। वो टाइमिंग और फैक्शंस के बारे में बात करते हैं। कौन मिनिस्टर इजीली आएगा, कौन प्रेशर से। क्राउन प्रिंस के बारे में बात। कात्सुरो प्रॉब्लम होगा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। एम्परर के बारे में, ओल्ड लायन ने काफी रूल कर लिया। सब कुछ कामली डिस्कस होता है। ओहाना उसे बुलाती है। वो उठता है, स्माइल करता है जैसे एक नॉर्मल 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड करेगा। अंदर से वो बिल्कुल स्टिल है। एक क्लासिक स्ट्रक्चर, मिलिट्री प्लस पैलेस सिक्योरिटी प्लस मिनिस्टर्स। उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसे 4 प्लान्स तोड़ दिए। तब उसके पास आर्मी थी, अब एक टॉय हॉर्स, एक नर्स और एक वीक बॉडी। वो क्वाइटली पैलेस वापस जाता है। फाइन, उसने इससे कम रिसोर्सेज में भी काम किया है। 3 मंथ्स, उतना ही टाइम लगता है। इंफॉर्मेशन हर जगह है, कॉरिडोर्स में, डिनर टेबल्स पे, लोगों के पॉजेज में। कोर्ट लीक करता है। अरिसुगावा 3 इयर्स का है, 60 सेंटीमीटर्स। कोई उसे सीरियस नहीं लेता। वो ओहाना को हैंडल करता है स्मार्टली, सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, चाइल्ड जैसा एक्ट करता है। ओहाना सब बता देती है। वो मैप बिल्ड करता है। सेंटर में जनरल होंडो और बैरन नागासावा के बाद अराउंड उनके 4 मिनिस्टर्स। तकेदा इमाई सोगा वटनाबे। वटनाबे ग्रेन सप्लाई कंट्रोल करता है और रिजर्व्स डाइवर्ट कर रहा है। 8 ऑफिसर्स आर्मी में पोजिशन्ड है। फाइनेंस 2 मर्चेंट हाउसेस के थ्रू फ्लो हो रहा है। टारगेट एम्परर टेओ द 8, रिप्लेसमेंट प्रिंस सेइची, 11 इयर्स ओल्ड, इजीली मैनिपुलेट होने वाला, परफेक्ट पपेट। टोटल 14। 2 मंथ्स में वो सब जान लेता है। 3rd मंथ में कंफर्म करता है। वो गलत नहीं हो सकता। वो सिर्फ 3 इयर्स का है। उसके पास रैंक या अथॉरिटी नहीं है। अगर वो गलत हुआ, सेकंड चांस नहीं मिलेगा और कंस्पिरेटर्स अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए वो वेट करता है जब तक वो फुली श्योर नहीं हो जाता। प्रॉब्लम है चैनल। वो अपने फादर के स्टडी रूम में जाकर 14 पॉइंट इंटेलिजेंस असेसमेंट पेश नहीं कर सकता। वो इसे फॉर्मल नोटेशन में लिखकर भी नहीं दे सकता। अगर 3 साल का बच्चा नीटली कॉलम्स में क्लासिफाइड एनालिसिस बना दे तो एक अलग ही क्राइसिस खड़ा हो जाएगा।
वो ओहाना के थ्रू भी नहीं भेज सकता, क्योंकि ओहाना बात को सॉफ्ट कर देगी, डिटेल्स भूल जाएगी या वर्स्ट केस गलत आदमी को पहले बता देगी। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो एक बच्चे का अपने फादर को दिया हुआ गिफ्ट लगे। वो एक कागज और ब्रश उठाता है। वो प्रिसाइज कैलीग्राफी कर सकता है। वो महीनों से छुपके प्रैक्टिस कर रहा है। जब ओहाना समझती है कि वो नैप ले रहा है, लेकिन अब वो प्रिसाइज कैलीग्राफी नहीं करता। वो 3 साल के बच्चे जैसी ड्राइंग बनाता है। 2 फिगर्स स्वॉर्ड्स पकड़े हुए तीसरे आदमी के ऊपर खड़े हैं, जो जमीन पर पड़ा है। जो पड़ा है उसके सर पर एक सिंपल क्राउन है। दोनों खड़े हुए फिगर्स अगली और मेनेसिंग लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे अगलीनेस और मेनेस ड्रॉ करते हैं, बड़े एंगुलर चेहरे और गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ। हर खड़े फिगर के नीचे वो नाम लिखता है। कैरेक्टर्स इम्परफेक्ट हैं, चाइल्डिश तरीके से बने हुए, लेकिन पढ़ने लायक हैं। होंडो नागासावा। वो शाम के विजिट के वक्त अपने फादर के पास जाता है, जब रूम में सिर्फ दोनों होते हैं और माहौल शांत होता है। पापा, मैंने आपके लिए पिक्चर बनाई। बैड अंकल्स को पापा को हर्ट नहीं करना चाहिए। तेयो दी एट ड्राइंग लेता है। वो उसे उसी एक्सप्रेशन के साथ देखता है जो फादर्स अपने बच्चों की आर्ट वर्क देखते वक्त रखते हैं। प्यार भरा, पेशेंट, हल्का डिस्ट्रैक्टेड। फिर उसकी नजर नामों तक पहुंचती है। एक्सप्रेशन एकदम से नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है, जैसे बर्फ में दरार पड़ती हो। पहले फॉन्डनेस जाती है, फिर पेशेंस, फिर उसके नीचे कुछ और उभर कर आता है, कुछ क्वाइट, केयरफुल और पूरी तरह अडल्ट। वो अपने बेटे को देखता है। अरीसागावा उसकी तरफ देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। वो 3 साल का है। उसके हाथ में क्रेयॉन है। उसका फादर ड्राइंग को एक बार परफेक्टली फोल्ड करता है और अपनी स्लीव में रख लेता है। थैंक यू, वो कहता है। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी है। ये बहुत अच्छी ड्राइंग है। वो यूजुअल से 20 मिनट पहले चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन को 11 दिन लगते हैं। तेयो दी एट ऐसा आदमी नहीं जो डिसीजन लेने के बाद धीरे चले। रिजल्ट सब कुछ कंफर्म कर देते हैं और 3 नए नाम भी जोड़ देते हैं जो अरीसागावा नहीं ढूंढ पाया था। टोटल 17, 6 को एग्जीक्यूशन, 12 को एग्जाइल की सजा मिलती है। सेंटेंसिंग ग्रेट हॉल में होती है। अरीसागावा अपने फादर की गोद में बैठा है, क्योंकि 3 साल का बच्चा सिर्फ इसी तरह इंपीरियल ट्रिब्यूनल अटेंड करता है, और उसके फादर ने डिसाइड किया है, बिना वजह बताए, कि उसका सबसे छोटा बेटा प्रेजेंट रहेगा। एडवाइजर्स दीवारों के पास खड़े हैं। कन्विक्टेड लोग लाइन में खड़े हैं। उनमें से एक टूट जाता है। मिनिस्टर इमाई, लेफ्ट से तीसरा। अब तक कंपोज था, कंट्रोल्ड। एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी का चेहरा जिसने खुद को समझा लिया था कि ये सब पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के परमानेंट विक्टिम्स नहीं होते। फिर एग्जीक्यूशनर का गार्ड पोजीशन लेता है और उसकी कंपोजर टूट जाती है। वो घुटनों पर गिरता है, माथा जमीन से टकराता है। योर मेजेस्टी, उसकी आवाज कांप रही है। मैं आपको नाम दूंगा, सबके नाम, हर कॉन्टैक्ट, हर कम्युनिकेशन, हर गोल्ड पीस जो हाथ बदला, मैं सब बता दूंगा। मैं सिर्फ ये मांगता हूं, मैं सिर्फ। रूम सांस रोक लेता है। तेयो दी एथ थ्रोन पर बिल्कुल स्टिल बैठा है। एडवाइजर्स उसकी तरफ देखते हैं। फैसला उसका है। वो टेस्टिमनी एक्सेप्ट करके सेंटेंस कम्यूट कर सकता है, और प्रेसिडेंट भी है। शायद इमाई के दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो क्लीन वर्डिक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल हो। उसकी नजर गोद में बैठे बच्चे पर जाती है। उसे नहीं पता वो ऐसा क्यों करता है। बाद में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। ये इंस्टिंक्ट है। वही इंस्टिंक्ट जिसने उसे ड्राइंग को सीरियस लेने पर मजबूर किया था, जिसने उसे चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, हंसकर टालने के बजाय। उसके अंदर कुछ डिसाइड कर चुका है कि इस बच्चे की जजमेंट कंसल्ट करने लायक है। अरीसागावा जमीन पर झुके इमाई को देखता है। कांपते कंधे, पत्थर पर लगा माथा, एक आदमी की परफॉर्मेंस जो अभी डिस्कवर कर रहा है कि वो सच में जीना चाहता है। वो सोचता है कि इमाई जो जानता है उसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू क्या है, और जो अब होगा उसकी सिग्नल वैल्यू क्या होगी। इस हॉल का हर शख्स ये मोमेंट याद रखेगा। जो वो याद रखेंगे वही अगले 10 साल कोर्ट का काम तय करेंगे। वो अपने फादर की तरफ देखता है। इसने टेस्टिमनी पहले ही दे दी है, अरीसागावा कहता है। उसकी आवाज काम है, कैजुअल, एक बच्चे की आवाज जो मौसम का फैक्ट बता रहा हो। खामोशी। एडवाइजर्स एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक, ओल्ड काउंसलर मोरी, जिसने 3 एम्परर सर्व किए हैं और लगभग सब देखा है, बिल्कुल स्टिल हो जाता है, उस तरह जैसे कोई आदमी कुछ बुनियादी चीज दोबारा असेस कर रहा हो। तेयो दी एट्थ अपने बेटे को लंबी देर तक देखता है, फिर गार्ड को नोट करता है। उस शाम उसका फादर नर्सरी में अकेला आता है, बिना अटेंडेंस के। वो खुद दरवाजा बंद करता है, जो उसने पहले कभी नहीं किया। वो रूम क्रॉस करके क्रिप के पास फ्लोर पर बैठता है, चेयर पर नहीं, रीडिंग बेंच पर नहीं, फ्लोर पर, ताकि उसका चेहरा बेटे के लेवल पर हो। कुछ देर चुप रहता है। तुम जानते थे? वो आखिर में कहता है। सवाल नहीं। अरीसागावा उसकी आंखों में देखता है और एक बार सर हिला देता है। उसका फादर पीछे नहीं हटता, किसी को बुलाता नहीं, ना ही पावरफुल लोगों वाली डिस्टेंस बनाता है जब कोई चीज उन्हें डरा देती है। वो नर्सरी के फ्लोर पर बैठा रहता है और अपने 3 साल के बेटे को देखता है। उसके चेहरे पर जो आता है वो फियर नहीं है, वो रिलीफ के ज्यादा करीब है।
एक ऐसे आदमी का रिलीफ जो बहुत देर से बोझ अकेला उठा रहा था और अब उसे पता चला है कि उसे अकेला नहीं उठाना पड़ेगा। वो अरीसागावा का छोटा हाथ दोनों हाथों में लेता है। तो बताओ, क्या सब खत्म हो गया? वो धीरे से कहता है। अरीसागावा ईस्टर्न वार्ड के मर्चेंट हाउसेस के बारे में सोचता है। फाइनेंशियल थ्रेड जो होंडो या नागासावा कर खत्म नहीं होते, बल्कि उनके आगे जाता है, पैलेस वॉल्स के बाहर, उस जगह तक जहां उसके 3 महीने के ड्राइंग रूम इंटेलिजेंस अभी नहीं पहुंचे। नहीं, वो कहता है, ये एक टेस्ट था, हम रूट तक नहीं पहुंचे। उसका फादर कुछ देर चुप रहता है। फिर क्या करें, हमें पैलेस के बाहर आंखें चाहिए। अगली सुबह वो प्रपोजल रखता है। मिलिट्री यूनिट नहीं, इंफॉर्मेशन यूनिट, 20 लोग, एम्परर के पर्सनल ट्रेजरी से फंडेड, किसी मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं, किसी ऑफिशियल लेजर में रिकॉर्ड नहीं। मिनिस्टर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है। कुछ मिनिस्टर्स अभी भी उस लिस्ट में हैं जो उसने कंप्लीट रिव्यू नहीं की। उसका फादर सुनता है। फिर कमांड कौन करेगा? ऑफिसर दाते रियूसेई, उसका फादर सोचता है। यंग है, सीनियर नहीं। कूप अटेम्प्ट के वक्त अपनी पोस्ट पर खड़ा रहा जब दोनों साइड्स के आदमी भाग गए। उसे नहीं पता था किस तरफ पलड़ा झुकेगा, फिर भी खड़ा रहा। अरीसागावा रुकता है। मैंने उसे टेस्ट भी किया था। कैसे? मैंने ओहाना के थ्रू मैसेज भेजा। बोला कि आपके प्राइवेट स्टडी में एक गिफ्ट छुपा है और मेरी तरफ से बिना परमिशन के ले आए। उसके फादर का एक्सप्रेशन हल्का सा बदलता है। उसने क्या किया? उसने मना कर दिया। उसने मैसेज भेजा कि अगर मुझे एम्परर के स्टडी से कुछ चाहिए तो एम्परर से पूछना चाहिए। तेयोदी एथ कुछ देर बेटे को देखता है। फिर उससे एक हल्की सी आवाज निकलती है जो शायद दूसरी सिचुएशन में हंसी होती। दाते रियूसेई, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर यूनिट बन जाती है। 20 आदमी। दाते ने गार्ड और सिविलियन इंटेलिजेंस पूल से सिलेक्ट किए। ऐसे लोग जो सुनना जानते हैं, मार्केट्स और टी हाउसेज में चलना जानते हैं, जो ऑफिशियल मैप्स पर नहीं होते। कोई इंसिग्निया नहीं। वो दाते को रिपोर्ट करते हैं। दाते एम्परर को रिपोर्ट करता है। एम्परर इंक्रीजिंगली रिपोर्ट्स अपने सबसे छोटे बेटे के साथ डिस्कस करता है। 1 हफ्ते में वो निकल जाते हैं। पहली रिपोर्ट 31 दिन बाद आती है। दाते रिपोर्ट टेबल पर रखता है। अरीसागावा उसे पढ़ता है, टेबल की हाइट तक पहुंचने के लिए बुक्स के स्टैक पर बैठकर। एक डिटेल जो वो नोट करता है और फनी नहीं समझता। ईस्टर्न मर्चेंट हाउसेस के फाइनेंशियल थ्रेड्स येटोको के अंदर खत्म नहीं होते। वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं। वो रिपोर्ट 2 बार पढ़ता है, फिर रख देता है। करंट एसेट्स, इंटेलिजेंस यूनिट 20 मैन, दाते कमांडिंग, ओहाना, पैलेस नेटवर्क, एम्परर, फुल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। बजट 200 गोल्ड पर मंथ फ्रॉम पर्सनल ट्रेजरी। करंट लायबिलिटीज, एक्सटर्नल एक्टर अननोन, रूट ऑफ कंस्पिरेसी अनलोकेटेड, टाइम रिमेनिंग बिफोर द सेकंड अटेम्प्ट अननोन। वो वॉल पर लगे वेस्टर्न बॉर्डर के मैप को देखता है। हम शैडो के साथ लड़ रहे थे। जो चीज शैडो डाल रही है वो अभी हिली भी नहीं। राइको एम्पायर का इनविटेशन ट्यूसडे को आता है, रेड लैकर सील और गोल्ड थ्रेड के साथ। फॉर्मल ड्रेस पहने कुरियर लाता है। इतना झुकता है कि माथा लगभग जमीन छू लेता है। एनुअल इंपीरियल गाला, न्यूट्रल ग्राउंड, 3 जनरेशन पुरानी ट्रेडिशन। प्रोटोकॉल के मुताबिक अटेंडेंस जरूरी है। एडवाइजर्स कहते हैं सेफ, सेरेमोनियल, ऐसी इवेंट जहां कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ होना नहीं चाहिए और ट्रेडिशन का वेट एंश्योर करता है। अरीसागावा काउंसिल रूम के फ्लोर पर बैठा सुनता है, जहां उसे पिक्चर बुक के साथ बैठने दिया जाता है जब अडल्ट्स इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। उसने 40 मिनट से एक पेज भी नहीं पलटा। दाते की लास्ट रिपोर्ट में रायको बॉर्डर के पास अनयूजुअल एक्टिविटी थी। मर्चेंट ट्रैफिक सीजन के हिसाब से गलत डायरेक्शन में जा रहा था। 3 कुरियर रूट्स ने एक साथ शेड्यूल बदला, जो तब होता है जब कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा हो और अभी तक समझा ना हो कि कोऑर्डिनेशन पैटर्न्स छोड़ता है। एडवाइजर्स उसे सेफ बोलते हैं। अरीसागावा पिक्चर बुक रखकर अपने फादर को ढूंढने जाता है। मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, वो कहता है। उसका फादर मुस्कुराता है। ये बच्चों की जगह नहीं है। अरीसागावा सीधा देखता है। मैं जा रहा हूं। खामोशी। उसका फादर उसके चेहरे को देखता है। 4 साल का बच्चा, गोल गाल, पूरी सीरियसनेस। फिर उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदलता है। पिछले 8 महीनों में, ड्राइंग के बाद से, नर्सरी फ्लोर वाली रात से, ट्रस्ट की आर्किटेक्चर बदलने वाली कॉन्वर्जेशन के बाद से, तेयोदी एथ ने अपने सबसे छोटे बेटे की आवाज का एक खास क्वालिटी पढ़ना सीख लिया है। फ्लैटनेस, ऐसी सर्टेनिटी जो परमिशन नहीं मांगती, बस प्रोफेशनल कर्टेसी के तौर पर इन्फॉर्म करता है कि फैसला हो चुका है। वो सांस भरता है। तुम्हें प्रॉपर कोड ड्रेस चाहिए होगी। पता है, अरीसागावा कहता है। रायको पैलेस येटोको के पैलेस से 3 गुना बड़ा है। ग्रेट हॉल में शायद 800 लोग समाते हैं। डजन स्टेट्स की डेलीगेशंस, सब डिप्लोमैटिक प्रेसिडेंट्स की केयरफुल जियोमेट्री में अरेंज्ड। हर जगह एक मैसेज रखती है अलायंस और डिस्टेंस का, और रीजनल पावर की इनविजिबल मैथमेटिक्स का। 10,000 कैंडल्स, परफ्यूम और गर्म खाने की स्मेल, और एक ऐसे रूम का टेंशन जहां सब लोग रिलैक्स होने का नाटक कर रहे हैं। अरीसागावा अपने फादर के साथ येटोको टेबल पर बैठता है और काम शुरू करता है। उसने सही कपड़े पहने हैं, फॉर्मल चाइल्ड किमोनो, सेरेमोनियल एक्सेसरीज। एक छोटे लड़के का एक्सप्रेशन जो थोड़ा ओवरवेल्म्ड है इतने शान देखकर, और सीधा बैठने की पूरी कोशिश कर रहा है।
ये यूजफुल कॉस्ट्यूम है। हर नए आदमी की टेबल की तरफ देखने पर उसे लगभग 90 सेकंड की इनविजिबिलिटी मिलती है। वो पल जब तक वो एक्सपेक्टेशंस रिकैलिब्रेट करें और सोचना शुरू करें कि एम्परर अपने 4 साल के बेटे को क्यों लाया है। उन 90 सेकंड्स में वो उन्हें पढ़ लेता है। वो रूम को वैसे पढ़ता है जैसे उसे एक पुरानी जिंदगी में सिखाया गया था, जो इस दुनिया को नहीं जानती। एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स और एनोमलीज की तरह। हर चीज प्रोटोकॉल के हिसाब से नोट होती है। कौन वहां खड़ा है जहां उसे खड़ा होना चाहिए, कौन हिला है, कौन येटो को टेबल को ज्यादा देख रहा है जो सस्पिशियस है, कौन कभी नहीं देख रहा जो उससे भी ज्यादा सस्पिशियस है। राइको क्राउन प्रिंस जवान है, शायद 22 साल का, और अपने आप को उस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करता है जैसे उसे पैदा होते ही बताया गया हो कि ये रूम उसका है। वो गाला में डेलीगेशंस को प्रैक्टिस्ड ईज के साथ ग्रीट करता हुआ घूम रहा है। वो इस काम में अच्छा है। अरिसुगावा नोट करता है कि वो प्रोटोकॉल से थोड़ा ज्यादा वक्त ईस्टर्न सर्विस कॉरिडोर के पास बिता रहा है, जहां से स्टाफ अंदर बाहर आता है। पहले घंटे में वो 2 बार उस तरफ देखता है। अरिसुगावा ईस्टर्न सर्विस कॉरिडोर को वॉच करता है। सर्वर स्टैंडर्ड रोटेशन में चल रहे हैं। एंटर, सर्कुलेट, एग्जिट, रिटर्न। वो उनका टाइमिंग करता है। साइकिल लगभग 7 मिनट का है। एक सर्वर पैटर्न तोड़ता है। 30s का आदमी, शोल्डर्स बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा ब्रॉड, जो 40 मिनट मार्क पर ईस्टर्न कॉरिडोर से आता है, एक बार हेड टेबल्स तक सर्कुलेट करता है और फिर निकल जाता है। उसकी पोस्चर गलत है, ज्यादा कंट्रोल्ड। डोमेस्टिक स्टाफ की प्रैक्टिस्ड ईज नहीं, बल्कि ट्रेनिंग वाली स्टिलनेस। सर्वर या तो को टेबल तक पहुंचता है। वो वाइन डिकैंटर उठाता है और एम्परर के लिए पोर करता है। स्टैंडर्ड मोशन, स्टैंडर्ड एंगल। बस एक चीज अलग है। लेफ्ट थंब ग्लास के टॉप पर जरूरत से लगभग 2 सेकंड ज्यादा टिकता है। थंब ऐसे रखा गया है कि ग्लास का माउथ कवर हो जाए जब दूसरा हाथ पोर में बिजी है। छोटी सी मूवमेंट, परफेक्टली अकम्प्लिश्ड। ऐसी चीज जो आदमी 10,000 बार प्रैक्टिस करता है जब तक बिना सोचे हो जाए। अरिसुगावा के पास 2 सेकंड है। ऑप्शंस तुरंत अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे टैक्टिकल ऑप्शंस हमेशा अरेंज होते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी उनमें सोचा हो। शाउट करे, सीन बनेगा। फादर सोचेगा बच्चा थक गया या डर गया। ग्लास टेबल पर रहेगा जब स्टाफ इधर उधर भागेगा। खुद ग्लास पकड़े, बहुत दूर है, गलत एंगल, 4 साल के बच्चे के हाथ। धीरे से बोले, फादर ऑलरेडी ग्लास की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ग्लास उसके हाथ की तरफ मूव कर रहा है। लफ्जों के ट्रैवल करने, समझने और एक्शन लेने का टाइम नहीं। एक ही ऑप्शन है। वो रोना शुरू करता है। केयरफुल या कैलकुलेटेड रोना नहीं जो डिसमिस हो जाए, बल्कि फुल, सडन, कंप्लीट कोलैप्स वाला रोना जो सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं। ऐसा रोना जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि बच्चे अभी परफॉर्म करना नहीं सीखते, वो बस पूरी तरह उसमें गिर जाते हैं। वो दोनों हाथों से अपने फादर की स्लीव पकड़ लेता है और अपना चेहरा उनके बाजू में दबा देता है, और ऐसी आवाज निकालता है इतनी टोटल बर्बादी वाली कि पास की 3 डेलीगेशंस मुड़कर देखते हैं। तेयो दी 8th का हाथ ग्लास की तरफ बढ़ना रुक जाता है। वो तुरंत मुड़ता है। इंस्टिंक्ट प्रोटोकॉल पर भारी पड़ती है। पेरेंट रिफ्लेक्स किसी की कोड ट्रेनिंग से तेज होती है। वो अपने बेटे को उठाता है, टेबल से दूर खींच लेता है। श्श, श्श, क्या हुआ, क्या बात है? उसकी आवाज लो और अर्जेंट है। वही आवाज जो नर्सरी में यूज करता है जब अरिसुगावा बुरा सपना देखकर उठता है। ग्लास टेबल पर पड़ा है, अनटच्ड। अरिसुगावा अपना चेहरा फादर के शोल्डर में दबाकर रोता रहता है, स्टेडी, कंसिस्टेंट, बिल्कुल उस वॉल्यूम पर जो फादर का फुल अटेंशन बनाए रखे, बिना इतना बड़ा सीन बनाए कि हॉल छोड़ना पड़े। वो 4 साल का है और एक रेलेवेंट सेंस में 58 साल का भी है, और वो सेकंड्स काउंट कर रहा है। 12 सेकंड्स। योर मैजेस्टी, एक आवाज पास से आती है, स्मूथ, वार्म, ऐसी प्रेजेंस जो हर रूम में सबसे कंफर्टेबल होने की आदत रखती हो। अरिसुगावा आंखें हल्की सी खोलता है। राइको क्राउन प्रिंस टेबल के एज पर खड़ा है, अनटच्ड ग्लास की तरफ नेचुरली हाथ बढ़ाते हुए, जैसे बस एक हॉस्पिटेबल जेस्चर कर रहा हो। वो ग्लास उठाता है, रोते हुए बच्चे की तरफ मुस्कुराता है जो एम्परर की गोद में है। अ टोस्ट, वो कहता है, यंग प्रिंस ऑफ यातको की सेहत के नाम। वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करे। वो पी लेता है। अरिसुगावा अपने फादर के शोल्डर पर चुप हो जाता है। वो देखता रहता है। 18 मिनट बाद राइको का क्राउन प्रिंस चाय का खाली कप थोड़ा ज्यादा केयर के साथ रखता है और पास के अटेंडेंट से धीरे से कुछ पूछता है। अटेंडेंट उसे देखता है। क्राउन प्रिंस का चेहरा केयरफुल न्यूट्रल है, ऐसा न्यूट्रल जिसे मेंटेन करना महंगा पड़ रहा हो। 23 मिनट पर वो बैठ जाता है। 31 मिनट पर राइको का इंपीरियल फिजिशियन कंट्रोल्ड अर्जेंसी से हॉल क्रॉस कर रहा होता है। 57 मिनट पर राइको का क्राउन प्रिंस मर चुका होता है। हॉल इमीडिएटली पैनिक नहीं करता। 800 ट्रेंड डिप्लोमैट्स वाले रूम्स इमीडिएटली पैनिक नहीं करते। पहले फ्रीज करते हैं उस हाफ सेकंड के लिए
जब सब प्रोसेस करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो आज के शेड्यूल में नहीं था, फिर फ्रीज टूट जाता है और हर जगह एक साथ टूट जाता है। राइको फॉरेन मिनिस्टर सबसे ज्यादा लाउड है, लंबा आदमी, आवाज बड़ी जगह के लिए बनी हुई, और वो दोनों चीजें यूज करता है। नॉइज को चीर कर ऐसी क्लैरिटी के साथ बोलता है जैसे इन अल्फाज के लिए परमिशन का वेट कर रहा हो। या तो को एम्परर की टेबल, या तो को एम्परर की वाइन। राइको का हेयर जमीन पर डेड। दरवाजे बंद होते हैं, गार्ड्स मूव करते हैं, एग्जिट सील हो जाते हैं जब तक ज्यादा लोग खड़े होना फिनिश भी नहीं करते। तेयो दी एट्थ अपने बेटे को गोद में लिए बिल्कुल स्टिल खड़ा है। एडवाइजर्स उसके आसपास जमा हो गए हैं, एक साथ बोल रहे हैं, इतनी आवाजें कि कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं। उसका चेहरा कंट्रोल्ड है, पब्लिक फेस, सेरेमोनियल फेस, 20 साल की रूलरशिप से ट्रेंड फेस जो कुछ रिवील नहीं करता। लेकिन अरिसुगावा की बैक पर उसका हाथ यूजुअल से थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अरिसुगावा रूम को देखता है, राइको गार्ड्स पोजीशंस ले रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर यातको टेबल की तरफ इशारा कर रहा है जब रूम का अटेंशन उसके पास कंसोलिडेट हो रहा है। वो ईस्टर्न सर्विस कॉरिडोर देखता है, केयरफुल पोस्चर वाला सर्वर वापस नहीं आया। वो सोचता है उन्होंने अपने ही क्राउन प्रिंस को मारा। एक्सीडेंट नहीं, मिसकैलकुलेशन नहीं, डेलिब्रेट एक्सपेंडिचर। उन्होंने इस प्रिंस को इस इवेंट पर इस ऑडियंस के सामने चूज किया और उसे यूज किया। पॉइजन्ड कप और एक्यूजेशन के बीच रखकर उसे कॉइन की तरह स्पेंड कर दिया। इसका मतलब जिसने ये डिसीजन लिया वो राइको हेयर को वैल्यू नहीं करता। इसका मतलब राइको प्रिंसिपल नहीं, राइको टूल है। वो अपना मुंह फादर के कान के पास लाता है। हमें निकलना होगा, धीरे से कहता है। मेन डोर से नहीं, अभी, इससे पहले कि वो ऑर्गेनाइज हो जाए। उसके फादर का हाथ एक सेकंड के लिए स्टिल हो जाता है। फिर डेट डेट रियू से पूरी शाम एम्परर की चेयर के 4 कदम पीछे खड़ा था। वो बिना एक्सप्रेशन बदले मूव करता है, बिल्कुल ट्रेंड आदमियों की तरह जो उस ऑर्डर का वेट कर रहे थे जिसका अंदाजा पहले से था। वो गार्ड के 2 मेंबर्स से धीरे से बोलता है, फिर वेस्टर्न इंटीरियर कॉरिडोर की तरफ चल पड़ता है। मेन एग्जिट्स नहीं, सर्वेंट एंट्रेंस जिसे गार्ड्स अभी देख रहे हैं नहीं, बल्कि वो कॉरिडोर जो पैलेस किचन्स तक जाता है, वहां से डिलीवरी यार्ड और फिर आउटर रोड के गेट तक। या तो को डेलीगेशन मूव करती है, बिना जल्दी दिखाए। बहुत फास्ट होते तो अटेंशन आता। वो उस पेस से चलते हैं जैसे किसी ग्रुप को टेम्पररीली कहीं और वेट करने भेजा गया हो जब तक सिचुएशन असेस हो। अरिसुगावा अपना चेहरा फादर के शोल्डर में रखता है। राइको फॉरेन मिनिस्टर अपनी स्पीच फिनिश करे उससे पहले वो डिलीवरी यार्ड में होते हैं। पहली गार्ड रोटेशन पेरीमीटर सील करे उससे पहले वो आउटर गेट क्रॉस कर चुके होते हैं। ग्रेट हॉल में किसी को समझ आए कि डेलीगेशन गई, उससे पहले वो यातकों के रोड पर होते हैं। करंट सिचुएशन, राइको क्राउन प्रिंस के असैसिनेशन का इल्जाम, डिप्लोमैटिक क्राइसिस एक्टिव। राइको 1 महीने के अंदर वॉर डिक्लेयर कर सकता है। यातकों के पास ऐसी अलायंस नहीं जो राइको के साथ वॉर बैलेंस कर सके, ऊपर से जो भी राइको को बैक कर रहा है। एडवाइजर्स बहुत सारे वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मिलकर बस इतना कहते हैं, हमें नहीं पता क्या करें। वो वेट करता है। तीसरे दिन डेट आता है। वो रिपोर्ट टेबल पर बिना कुछ बोले रखता है। ये आदत उसने तब डेवलप की जब कंटेंट्स ऐसे हों कि रीडर पहले खुद रिएक्शन बनाए, फिर कमेंट्री सुने। जिस सर्वेंट ने ग्लास पॉइजन किया था, वो गाला के 2 दिन बाद राइको कैपिटल में टेक्सटाइल डिस्ट्रिक्ट के पीछे एक एली में मिला, डेड। एक सिंगल क्लीन वूंड से जो प्रोफेशनल आदमी तुरंत पहचान ले। बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, यातकों से कोई ट्रेसेबल कनेक्शन नहीं। डेट के लोगों ने जितने तरीके ट्राई किए, सब फेल हो गए। डेड आदमी के लॉजिंग से फाइनेंशियल थ्रेड एक ट्रेडिंग हाउस तक गया। ट्रेडिंग हाउस एक मर्चेंट नेटवर्क से कनेक्टेड था। मर्चेंट नेटवर्क के सीनियर करस्पॉन्डेंट्स वेस्टर्न कैपिटल के ऑफिसेस से थे, राइको कैपिटल से नहीं। और वेस्ट में था डाइकैन एम्पायर, कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्टेट, यातकों से 2 गुना बड़ा, आर्मी 3 गुना ज्यादा, पुराना, पेशेंट और इंटरमीडियरीज के थ्रू काम करने का आदती। अरिसुगावा रिपोर्ट 2 बार पढ़ता है, फिर रख देता है। उन्होंने सिर्फ सर्वेंट को यूज नहीं किया, वो सोचता है। उन्होंने क्राउन प्रिंस को यूज किया, उन्होंने राइको को यूज किया, उन्होंने दूसरे एम्पायर के हेयर को एक्यूजेशन क्रिएट करने के लिए खर्च कर दिया, और इतना क्लीन किया कि राइको को अभी तक नहीं पता किसने एक्चुअली उनके प्रिंस को मारा। रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस यूनिट 20 मेन, डेट, पैलेस नेटवर्क, ओहाना, एम्परर, फुल ट्रस्ट, बजट 200 गोल्ड पर मंथ, एक्टिव थ्रेट, डाइकैन एम्पायर, राइको को प्रॉक्सी बनाकर ऑपरेट कर रहा है, स्केल अननोन। इंटेंट था तियो दी एट्थ को खत्म करना और याटोको को बिना बैटल के मैन्युफैक्चर्ड कोलैप्स के थ्रू अब्सॉर्ब करना। टाइम रिमेनिंग अननोन था, लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं थे। ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहला इंटरनल था, दूसरा बॉर्डर क्रॉस करके आया था। हर नया अटेम्प्ट पिछले से बड़ा था। वो दीवार पर लगे मैप को देखता है, सेंटर में याटोको, वेस्ट में राइको,
राइको के आगे डाइकन, बड़ा और खामोश। डाइकन के और वेस्ट में कुछ नहीं। नोन मैप का एज। वो इस ऑब्जर्वेशन को फाइल कर लेता है बिना समझे कि ये फ्यूचर में क्यों इंपॉर्टेंट होगा। डेट डॉक्यूमेंट्स को एस्केलेशन के ऑर्डर में टेबल पर रखता है। ये एक हैबिट थी जो अरिसुगावा ने जल्दी नोटिस की थी और अप्रिशिएट करने लगा था। आदमी समझता था कि इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस होता है। सबसे बुरा खबर लास्ट में आना चाहिए। रीडर को छोटे शॉक्स पहले मिलने चाहिए ताकि वो बड़े शॉक के लिए रेडी हो सके। 3 डॉक्यूमेंट्स। एम्परर का स्टडी रूम, लेट इवनिंग। कैंडल्स धीरे जल रहे थे। विंडो के बाहर सिटी अंधेरी और शांत थी, बिल्कुल उन शहरों की तरह जो नहीं जानते कि उनके बारे में क्या डिसाइड हो रहा है। अरिसुगावा अपने रीडिंग स्टूल पर खड़ा था, फादर की चेयर के पास। वो 4 साल का था और स्टूल उसे टेबल हाइट तक ले आता था। वो पहला डॉक्यूमेंट पढ़ता है। डाइकन ट्रेड मिशन, जो राइको के ईस्टर्न कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहा था, असल में ट्रेड मिशन नहीं था। पर्सनल रिकॉर्ड्स, जो डेट की रिपोर्ट में अनस्पेसिफाइड मेथड से निकाले गए थे, दिखाते थे कि वहां 12 लोग थे जिनका बैकग्राउंड मिलिट्री इंटेलिजेंस था, 3 अलग डाइकन सिक्योरिटी सर्विसेज से। मिशन 4 साल से एक्टिव था, याटोको के फर्स्ट कू अटेम्प्ट से 14 महीने पहले से। वो दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ता है। 3 महीने पहले डाइकन एम्पायर और राइको एम्पायर ने ट्रीटी साइन की थी। पब्लिक ट्रीटी नहीं थी, सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी थी जो डाइकन इंपीरियल आर्काइव्स के प्राइवेट वॉल्ट में रखी थी। और डेट के नोट में यह एक्सप्लेन नहीं था कि उसकी 20 आदमी की यूनिट ने फॉरेन वॉल्ट में रखे डॉक्यूमेंट की ट्रांसक्रिप्शन कैसे हासिल की। अरिसुगावा पूछता भी नहीं। ट्रीटी ने नॉर्दर्न कॉरिडोर के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एस्टैब्लिश की थी। वो टेरिटरीज डिस्प्यूटेड नहीं थे, वो याटोको की जमीन थी। 3 जनरेशन से 2 एम्पायर्स ने उसके फादर के मुल्क को कागज पर बांट लिया था, सील और साइन भी कर दिया था। बस करंट ऑक्यूपेंट को हटाना बाकी था। वो तीसरा डॉक्यूमेंट पढ़ता है। फर्स्ट कू अटेम्प्ट की फाइनेंशियल चेन, जो अरिसुगावा ने 3 साल की एज में एक ड्राइंग और नर्सरी रूम इंटेलिजेंस के 3 महीने से ट्रेस की थी, 4 इंटरमीडिएरी अकाउंट से गुजरती थी और सोर्स तक पहुंचती थी। सोर्स था डाइकन कैपिटल का एक प्राइवेट बैंकिंग हाउस जो इंपीरियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंशन के डिस्क्रिशनरी फंड्स हैंडल करता था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंशन। अरिसुगावा नाम नोट करता है कि ये इंस्टीट्यूशनल कल्चर के बारे में क्या बताता है। जो एम्पायर अपनी मिनिस्ट्री का नाम डायरेक्टली अपने प्राइमरी एक्टिविटी पर रखता है, वो एक्सपेंशन को सेंसिटिव सब्जेक्ट नहीं मानता जिसे यूफेमिज्म में छुपाना पड़े। वो थर्ड डॉक्यूमेंट रख देता है। उसका फादर पैरेलल में पढ़ रहा था। वो तीसरा डॉक्यूमेंट अरिसुगावा के 30 सेकंड बाद फिनिश करता है। एम्परर ध्यान से पढ़ता है, हर पेज पूरा टर्न करता है, स्किम नहीं करता, फोल्डर बंद करता है। कुछ देर दोनों हाथ टेबल पर फ्लैट रखकर बैठता है, फिर उठकर विंडो तक चला जाता है। नीचे सिटी बिल्कुल नॉर्मल थी। मार्केट्स बंद, मेन बुलेवार्ड पर लैंटर्न्स जल रहे थे। दूर कॉबलस्टोन्स पर एक कार्ट की आवाज। एक ऐसे एम्पायर की कैपिटल जिसे 2 फॉरेन पावर्स पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो उनकी होगी, और कैपिटल को खबर भी नहीं थी। लैंटर्न्स हर रात की तरह आज भी वैसे ही जल रहे थे। थियोदी 8 काफी देर तक विंडो के पास खड़ा रहता है। जब बोलता है, आवाज गलत लगती है। गलत इस सेंस में नहीं जो ज्यादा लोग नोटिस कर सकें। उसका कंपोजर जेन्युइन था, डेकेड्स की ट्रेनिंग से बना हुआ सेकंड नेचर। मास्क नहीं था, लेकिन अरिसुगावा ने 4 साल तक इस आदमी की आवाज को सर्वाइवल लेवल अटेंशन से स्टडी किया था, और उसने सुन लिया। स्टेडीनेस के नीचे कुछ थका हुआ, कुछ जो बहुत टाइम से बोझ उठा रहा था और अब और वेट दे दिया गया था। 2 एम्पायर्स, उसका फादर कहता है, अब भी विंडो की तरफ देखते हुए। उनमें से एक हमसे 2 गुना बड़ा। पॉज। हमारे पास 8000 सोल्जर्स हैं। ट्रेजरी नॉर्दर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से वीक है। राइको रीजन ढूंढ रहा है वॉर डिक्लेयर करने का, और डाइकन वेट कर रहा है कि हम उन्हें वो रीजन दें। वो मुड़ता है, फेस कंट्रोल्ड था, आईज उतनी नहीं। हम क्या करें? अरिसुगावा तुरंत जवाब नहीं देता। पिछली लाइफ में वो 2 बार ऐसे रूम्स में था जहां नंबर्स सीधे सीधे बुरे थे। ऑनेस्ट असेसमेंट यही था कि सिचुएशन लूजिंग थी। दोनों बार उसने एक ही काम किया था, नंबर्स से आर्ग्यू नहीं किया, फेक ऑप्टिमिज्म परफॉर्म नहीं किया। बस उस अजम्पशन को ढूंढा जिसे रूम में सब फिक्स्ड मान रहे थे, और पूछा कि क्या वो वाकई फिक्स्ड है। वो ब्लैंक शीट खींचता है, ब्रश उठाता है। बैठ जाइए, वो फादर से कहता है। काउंट करते हैं। फादर बैठ जाता है। वो देखता है अपना 4 साल का बेटा पेपर पर 3 सर्कल्स बना रहा है। सेंटर में याटोको, वेस्ट में राइको, और वेस्ट में बड़ा डाइकन। रिलेटिव प्रोपोर्शन एक्यूरेट थी। डाइकन पेपर पर याटोको से लगभग 4 गुना बड़ा। प्रॉब्लम के स्केल के बारे में झूठ का कोई फायदा नहीं। फिर वो ईस्ट में चौथा सर्कल बनाता है। डाइकन से थोड़ा छोटा,
राइको से थोड़ा बड़ा। करेन, वो कहता है। फादर चुप रहता है, मैप देखता है। ईस्टर्न नेबर, अरिसुगावा कहता है। न्यूट्रल, ना हमसे अलाइड ना डाइकन से। 30 साल से न्यूट्रल हैं क्योंकि न्यूट्रलिटी उनके काम आती है। ईस्टर्न ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते हैं। डाइकन पिछले डेकेड से उन रूट्स में घुस रहा है। करेन मर्चेंट्स को अंडरसेल कर रहा है, पोर्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब कर रहा है और कमर्शियल फुट होल्ड्स बना रहा है जो सिर्फ कमर्शियल नहीं है। वो करेन वाले सर्कल पर टैप करता है। उनके पास आर्मी है, मोटिव है, बस मूव करने का रीजन नहीं। हम उन्हें रीजन देते हैं, फादर कहता है। हम उन्हें एडवांटेज देते हैं, अरिसुगावा कहता है। डिफरेंस है, रीजन इमोशनल होता है, उस पर आर्ग्यू हो सकता है, डिले हो सकता है, रिकंसिडर हो सकता है। एडवांटेज मैथमेटिकल होता है। अगर हम करेन को कुछ ऐसा दें जो डाइकन के अगेंस्ट उनकी पोजीशन इंप्रूव करे और जो वो खुद अचीव ना कर सकें, तो वो सेंटिमेंट से नहीं, कैलकुलेशन से डिसाइड करेंगे। कैलकुलेशन ज्यादा रिलायबल होती है। फादर 4 सर्कल्स देखता है। हम उन्हें क्या ऑफर करें? कुछ जो अभी हमारे पास भी नहीं है। पॉज। ये बिल्कुल रीअश्योरिंग आंसर नहीं है, फादर कहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रात सोने से पहले वो अपने छोटे राइटिंग डेस्क पर पैरेलल ट्रैक्स लिखता है, जब ओहाना एडजॉइनिंग चेंबर में हल्की खर्राटे ले रही होती है। ट्रैक 1, करेन। उसे फादर को करेन रिप्रेजेंटेटिव के सामने लाना है और डाइकन को पता चलने से पहले डील क्लोज करनी है। ऑफर होगी एक वेपन्स टेक्नोलॉजी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। टर्म्स ऐसे होंगे कि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो करेन कुछ लूज ना करे। विंडो लगभग 6 वीक्स की है। उसके बाद राइको का डिप्लोमैटिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि करेन से नेगोशिएशन भी अग्रेशन लगेगा। ट्रैक 2, वेपन। वो इस बारे में फर्स्ट कू अटेम्प्ट से सोच रहा था, तब से जब उसे समझ आया था कि एक्सटर्नल थ्रेट रियल है और याटोको के 8000 सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड्स, बोज और 20 साल पुराने सीज इक्विपमेंट के साथ डाइकन की प्रोफेशनल आर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो एंगेजमेंट के रूल्स ही बदल दे। एग्जिस्टिंग वेपन्स का इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल नई कैटेगरी। कुछ ऐसा जिसके लिए डाइकन जनरल्स के पास डॉक्ट्रिन ना हो, काउंटर मेजर ना हो और प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ना हो जब तक देर ना हो जाए। उसे पता था वो क्या है। पिछली लाइफ में 12 साल की एज से पता था, जब उसमें मिलिट्री हिस्ट्री में गन पाउडर आर्टिलरी का चैप्टर पढ़ा था और 3 दिन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन सोचता रहा था। क्वेश्चन बस ये था कि क्या इस दुनिया में रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं? चारकोल हर जगह है, सल्फर भी है, नॉर्दर्न माइनिंग रिकॉर्ड्स में देखा था। थर्ड कंपोनेंट, पोटेशियम नाइट्रेट, वो नमक जो मिक्सचर को बर्न नहीं बल्कि एक नाइट कराता है, उसके बारे में कम श्योर था। इंपीरियल जियोलॉजिकल सर्वेज 2 बार पढ़ चुका था। नॉर्दर्न हिल्स में सॉल्ट डिपॉजिट्स लिस्टेड थे जो व्हाइट क्रिस्टलीन, कलिनरी यूज के लिए अनसूटेबल और बॉर्डर प्रोविंसेस में मीट प्रेजर्वेशन के काम आते हैं। अनसूटेबल फॉर कलिनरी यूज, व्हाइट और क्रिस्टलीन, मीट प्रिजर्व करने में यूज होता है। ये ऑलमोस्ट सर्टनली पोटेशियम नाइट्रेट था। वो पेज के नीचे 2 लाइंस लिखता है। करंट एसेट्स, करेन, पोटेंशियल एलाय, पेंडिंग ऑफर। केमिस्ट्री, रिक्वायर्ड मटेरियल्स कंफर्मेशन पेंडिंग, करेन डील 6 वीक्स के अंदर क्लोज करनी है। वर्किंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डील क्लोज होने से पहले बनाना है। दोनों काम एक साथ, फेलियर के लिए 0 मार्जिन। वो कुछ देर उन लाइंस को देखता है, फिर कैंडल बुझा देता है और सो जाता है। कल से बहुत काम शुरू होना था और इस लाइफ में भी पिछली लाइफ की तरह उसने ये सीखा था कि काम रेस्टेड माइंड से बेहतर होता है। करेन एम्बेसडर का नाम सोर यू कंताई था। वो 31 साल से डिप्लोमैट था, मतलब एम्परर्स, वॉरलॉर्ड्स, मर्चेंट प्रिंसेस और कम से कम 2 ऐसे आदमियों के सामने बैठ चुका था जो खुद को गॉड कहते थे। उसे आसानी से सरप्राइज नहीं किया जा सकता था। उसका चेहरा ऐसा ट्रेंड था जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करे बिना रिएक्शन दिए, और वो वही चेहरा यूज करता है जब अटोको डेलीगेशन करेन एम्बेसी के मीटिंग रूम में एंटर करता है। रूम सिंपल और फंक्शनल था। डेलिबरेट लैक ऑफ डेकोरेशन ये मैसेज देता था कि करेन बिजनेस इंप्रेशन से नहीं चलाता। वो बच्चे को तुरंत नोटिस करता है। 5 साल का, उम्र के हिसाब से भी छोटा, फॉर्मल कोट ड्रेस में, ऐसा कपड़ा जो क्लियरली किसी ऐसे के लिए बनाया गया था जिसे ज्यादा देर तक चुपचाप बैठना और कुछ ना बोलना हो। अम्बेसडर के फेस पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें एक बार जल्दी से बच्चे से एम्परर तक और फिर वापस बच्चे पर जाती हैं। उसके बाद वो दोबारा प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी में सेटल हो जाता है। मीटिंग शुरू होती है। बड़े लोग बात पढ़ते हैं। एरिसुगावा सुनता है, देखता है और 40 मिनट तक कुछ नहीं बोलता। लगभग उतना ही वक्त लगता है कॉन्वर्जेशन को अपने इनएविटेबल रूट पर पहुंचने में। ओपनिंग कर्टेसीज से सब्सटैंटिव पोजीशंस तक, और फिर उस जगह तक जहां दोनों साइड्स की पोजीशंस ओवरलैप नहीं करती और दोनों तरफ के पास गैप को रीफ्रेम करने के तरीके खत्म हो जाते हैं। गैप ये था, करेन योतोको के नॉर्दर्न कॉरिडोर से ट्रांजिट राइट्स चाहता था।
करेन मर्चेंट कैरावान्स को योतोको टेरिटरी से प्रेफरेंशियल टैरिफ पर गुजरने का हक। इससे उनका वेस्टर्न शिपिंग कॉस्ट लगभग 1/3 कम हो जाता और डाइकेन का ओवरलैंड रूट्स पर जो स्ट्रैंगल होल्ड था वो टूट जाता। डिमांड अनरीजनेबल नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू योतोको के एनुअल कस्टम्स रेवेन्यू के आधे के बराबर थी और योतोको का ट्रेजरी पहले ही शॉर्ट चल रहा था 2 साल के क्वाइट इमरजेंसी स्पेंडिंग की वजह से, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ था और जिसे पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। टेओ द एट्थ का सीनियर मिनिस्टर नंबर्स बहुत केयरफुली और अपॉलोजेटिक टोन में समझाता है। एम्बेसडर पेशेंस के साथ सुनता है, उस आदमी की तरह जो पहले भी केयरफुल अपॉलोजेटिक नंबर्स सुन चुका हो। मिनिस्टर खत्म करता है। एक खास क्वालिटी की साइलेंस आती है, वो साइलेंस जो तब होती है जब दोनों साइड्स सब कुछ कह चुकी होती हैं जो वो कहने आई थी और मीटिंग अपने नेचुरल कंक्लूजन तक पहुंच चुकी होती है। एम्बेसडर सो यू अपना टी कप रखता है और उठने लगता है। हमें अफसोस है, वो कहता है, कि इस वक्त कॉमन ग्राउंड नहीं मिल सका। बैठ जाइए। एम्बेसडर रुक जाता है। इसलिए नहीं कि आवाज लाउड थी, नहीं थी। इसलिए नहीं कि रूट थी, वो भी नहीं, बल्कि आवाज के रजिस्टर में कुछ था, फ्लैट और सर्टन, जो उस बॉडी से मैच नहीं कर रहा था जहां से आ रहा था। वो टेबल के उस पार बच्चे को देखता है। बच्चा उससे सीधा देखता है। सो यू एम्परर को देखता है। टेओ द एट्थ उसकी आंखों में देखता है और एक बार सर हिला देता है। मेरा बेटा बोल रहा है। एम्बेसडर बैठ जाता है, हाथ टेबल पर फोल्ड करता है और 5 साल के बच्चे को अपनी फुल प्रोफेशनल अटेंशन देता है, जो अरिसुगावा नोट करता है कि ज्यादातर अडल्ट से ज्यादा है। ट्रांजिट राइट्स, अरिसुगावा कहता है, एक कॉस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके मर्चेंट्स वेस्ट गुड्स भेजने में कम पे करेंगे। करेन की कमर्शियल पोजीशन डाइकेन के अगेंस्ट इंप्रूव होगी और वॉल्यूम बढ़ने के साथ एडवांटेज कंपाउंड करेगा। इसीलिए आप ट्रांजिट राइट्स चाहते हैं। राइट्स खुद गोल नहीं है, गोल है डाइकेन के अगेंस्ट मार्जिन। एम्बेसडर का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, लेकिन उसकी स्टिलनेस की क्वालिटी बदल जाती है। मैं आपको ट्रांजिट राइट्स नहीं दे सकता, अरिसुगावा आगे बोलता है। रेवेन्यू लॉस हमारी डिफेंसिव कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा उस वक्त जब हम कॉम्प्रोमाइज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कुछ और दे सकता हूं, जो डाइकेन के अगेंस्ट चीपर शिपिंग राउट से बड़ा एडवांटेज देगा। वो रुकता है। 1 साल के अंदर योतोको के पास एक वेपन होगा जो दुनिया में अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको बेचने की ऑफर नहीं कर रहा, मैं आपको नॉलेज दूंगा कि आप इसे खुद कैसे बनाओगे। मटीरियल्स, मेथड, ट्रेनिंग फॉर योर ओन क्राफ्ट्समैन। प्रोडक्शन परमानेंटली आपकी होगी, ना हम पर डिपेंडेंसी, ना ऑनगोइंग कॉस्ट। सोयू कुछ देर चुप रहता है। किस टाइप का वेपन? ऐसा जो इतनी डिस्टेंस से मारे जहां स्वॉर्ड्स यूजलेस हैं, आर्चर्स यूजलेस हैं और सिर्फ एक चीज मैटर करती है, किसके पास वेपन है और किसके पास नहीं। अरिसुगावा उसकी आंखों में देखता रहता है। डाइकेन के पास 40,000 सोल्जर्स हैं। अगर आप फॉर्मेशन को आने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो उनका ज्यादा एडवांटेज इररेलेवेंट हो जाता है। आप कुछ ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, और अगर 1 साल में भी एग्जिस्ट ना करे तो अग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा। आपने कुछ नहीं खोना। आपने बस 5,000 सोल्जर्स को 1 साल के अरेंजमेंट में कमिट किया, जिसकी कॉस्ट एक मिड स्केल बॉर्डर एक्सरसाइज के बराबर है, और आप वॉक अवे करोगे फुल नॉलेज के साथ कि हम कितने क्लोज आए और क्यों फेल हुए। डाउनसाइड सिर्फ इतना है कि 1 साल आपके सोल्जर्स घर से दूसरी जगह स्टेशन रहेंगे। अरिसुगावा थोड़ी देर उस बात को सेटल होने देता है। अपसाइड है एक वेपन्स टेक्नोलॉजी जो परमानेंटली इस रीजन का मिलिट्री बैलेंस आपके फेवर में रीस्ट्रक्चर करेगी। सोयू उसे काफी देर तक देखता है। प्रोफेशनल फेस अब भी वही है, लेकिन अंदर कुछ काम कर रहा है। कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटीज का वेट, 31 साल का एक्सपीरियंस जो पहचान लेता है कि सामने वाला आदमी सच में जानता है क्या बोल रहा है या बस फेक कॉन्फिडेंस परफॉर्म कर रहा है। फिर वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से एम्बेसडर हंस पड़ता है। छोटी सी हंसी, जेन्युइन, डिप्लोमैटिक नहीं। वो टेओ द एट्थ की तरफ मुड़ता है। योर मैजेस्टी, आपका बेटा आपके मिनिस्टर्स से बेटर नेगोशिएट करता है। टेओ द एट्थ के एक्सप्रेशन में कुछ आता है जो कम डिग्निफाइड कॉन्टेक्स्ट में क्वाइट प्राइड कहलाता। मुझे पता है, वो कहता है। अग्रीमेंट शाम होने से पहले फाइनलाइज हो जाता है। 5,000 करेन सोल्जर्स, रिक्वेस्ट के 60 दिन के अंदर डिप्लॉयबल, 1 साल के लिए कमिटेड, बदले में फुल ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी 12 मंथ्स में डिलीवर की जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी मटीरियलाइज ना करे, अग्रीमेंट बिना पेनल्टी और बिना ऑब्लिगेशन के डिसॉल्व हो जाएगा। अरिसुगावा कुछ साइन नहीं करता,
वो 5 साल का है और लीगली ट्रीटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जब डॉक्यूमेंट टेबल पर आता है, अम्बेसडर उसकी तरफ प्रोफेशनल एक्नॉलेजमेंट के एक्सप्रेशन से देखता है, वैसा जो एक काउंटरपार्ट को दिया जाता है सक्सेसफुल डील के बाद, एज जो भी हो। पैलेस वापस जाते वक्त कैरेज में अरिसुगावा नंबर्स रन करता है। 5,000 सोल्जर्स, कंडीशनल, 12 मंथ्स। नॉर्दर्न हिल्स के पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट, अनकन्फर्म्ड। ईस्टर्न माइंस का सल्फर, कंफर्म्ड। नए मटेरियल्स पर कंप्रेस्ड टाइमलाइन में काम करने वाले क्राफ्ट्समैन, अननोन क्वांटिटी। एक वेपन्स कॉन्सेप्ट जो इस वक्त सिर्फ उसके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। एलाय, करेन, 5,000 सोल्जर्स, पेंडिंग। डेट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, 12 मंथ्स। टाइम रिमेनिंग 12 मंथ्स। वो कैरेज के विंडो से रोड आगे देखता है। नेक्स्ट स्टॉप, लेबोरेटरी। 12 लोग इंपीरियल रिसर्च हॉल की लंबी टेबल के अराउंड बैठे हैं। उनके चेहरों पर वो खास एक्सप्रेशन है जब किसी इंपॉर्टेंट जगह पर बुलाया गया हो, बिना रीजन बताए हुए। अलर्टनेस और कंट्रोल्ड इरिटेशन का मिक्स। अरिसुगावा ने पिछली लाइफ में इसे सीनियर स्पेशलिस्ट्स का स्टैंडर्ड फेस माना था, जो किसी ऐसे इंसान का ब्रीफिंग वेट कर रहे होते हैं जिसके क्रेडेंशियल्स अभी असेस नहीं किए गए हों। वो 5 साल का है और रीडिंग स्टूल पर खड़ा है, जो उसके फादर ने टेबल के हेड पर रखवाया था। उसका फादर उसके राइट साइड थोड़ा पीछे बैठा है। प्रेजेंट, विजिबल, लेकिन डेलिबरेटली हेड पर नहीं। मैसेज क्लियर था। 12 में से ज्यादा लोग समझ चुके थे। 2 लोग नहीं समझे या समझना नहीं चाहते थे। वो एम्परर की तरफ पोलाइट कंफ्यूजन के साथ देखते रहते हैं, जैसे रियल मीटिंग अभी शुरू होनी बाकी हो। अरिसुगावा बिना प्रियम्बल के शुरू करता है। मुझे 3 मटीरियल्स चाहिए। पहला चारकोल, हार्डवुड, फुल्ली कार्बनाइज्ड, फाइन पाउडर में। दूसरा सल्फर, ईस्टर्न माइंस में डिपॉजिट्स हैं। मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि करंटली एक्सेसिबल हैं और एक्सट्रैक्शन रेट क्या है। वो अपने लेफ्ट में बैठे इंजीनियर को देखता है। हैवी सेट आदमी, नाम कोडा, जो ईस्टर्न मिनरल वर्क्स ओवरसी करता है। कोडा एक बार सर हिला देता है। गुड। तीसरा मटेरियल नॉर्दर्न हिल डिपॉजिट्स का व्हाइट सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जो बॉर्डर प्रोविंसेस मीट प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वेज में जिसे कलिनरी यूज के लिए अनस्यूटेबल लिखा गया है। टेबल के फार एंड पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शायद 70 का, शार्प आइड। उस तरह की इकोनॉमिकल स्टिलनेस जो उन लोगों में होती है जो अननेसेसरी मूवमेंट पर एफर्ट वेस्ट करना छोड़ चुके होते हैं। नाम था सानो, इंपीरियल कोर्ट का सीनियर नेचुरल फिलोसोफर, इस दुनिया में चीफ साइंटिस्ट का क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट। मीटिंग शुरू होते ही से वो अरिसुगावा को फोकस्ड अटेंशन से देख रहा था, जैसे कोई आदमी अपनी अंडरस्टैंडिंग रिकैलिब्रेट कर रहा हो। ये 3 मटीरियल्स, सानो कहता है, चारकोल, सल्फर और एक मिनरल सॉल्ट। पॉज। तुम किचन इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना चाहते हो। मैं इन्हें जलाना चाहता हूं। स्पेसिफिकली सही प्रोपोर्शंस में मिक्स करके हीट अप्लाई करने पर क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। उसके बाद बात करेंगे कि रिजल्ट से क्या बनाएंगे। सानो उसे कुछ देर देखता है। प्रोपोर्शंस, 75 पार्ट्स सॉल्ट, 15 पार्ट्स चारकोल, 10 पार्ट्स सल्फर, वेट के हिसाब से। और तुम्हें ये पता कैसे? मैं बहुत पढ़ता हूं। सानो चुप रहता है, फिर एक छोटा सा साउंड निकलता है, जो ना पूरी तरह अग्रीमेंट था, ना स्केप्टिसिज्म, दोनों का मिक्स था। वो ब्रश उठाता है और प्रोपोर्शंस लिख लेता है। अरिसुगावा इसे प्रोसीड करने के लिए काफी एक्नॉलेजमेंट मानता है। मटीरियल्स अगले सुबह आ जाते हैं। 12 लोग रिसर्च हॉल के पीछे कोर्टयार्ड में दोबारा मिलते हैं। अरिसुगावा ने फर्स्ट टेस्ट के लिए ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि 3 तरफ स्टोन वॉल्स थीं और 15 मीटर के अंदर कुछ फ्लैमेबल नहीं था। 2 लोग एक्स्ट्रा असिस्टेंट्स भी लाए थे। उनमें से एक प्राइवेट तरीके से मुस्कुरा रहा था, वैसे आदमी की तरह जो फेलियर देखने की एक्सपेक्टेशन रखता हो और पोलाइटली वेट कर रहा हो। मिक्सिंग में 20 मिनट लगते हैं। नॉर्डर्न डिपॉजिट्स का सॉल्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा अरिसुगावा ने होप किया था। व्हाइट, क्रिस्टलाइन, हल्का हाइग्रोस्कोपिक। पोटेशियम नाइट्रेट की वो टेक्सचर जो वो मिलिट्री केमिस्ट्री ब्रीफिंग से पहचानता था, एक ऐसी लाइफ से जिसे ये दुनिया कभी नहीं जानेगी। वो बैच खुद मिक्स करता है, सानो के स्केल्स पर वेट से मेजर करके, ड्राई काम करते हुए। सल्फर और चारकोल को फाइनल कॉम्बिनेशन तक अलग रखता है। फिनिश्ड मिक्सचर का एक पिंच फ्लैट स्टोन पर रखता है। लिट टेपर जाता है। जो आदमी मुस्कुरा रहा था उसकी स्माइल खत्म हो चुकी थी। बाकी कई लोग आधा स्टेप पीछे हो गए थे। इंटेलिजेंट लोगों का इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स जब उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या देखने वाले हैं। अरिसुगावा फ्लेम मिक्सचर से टच करता है। फ्लैश शार्प और कंप्लीट था। लाइट का क्रैक और एक रिपोर्ट जो स्टोन वॉल से टकराकर एको बनकर वापस आई। फिर एक पतली सी व्हाइट स्मोक की थ्रेड ब्लैक मार्क से उठी जो स्टोन पर रह गया था। सब कुछ 1 सेकंड से कम में खत्म हो गया। उसके बाद की साइलेंस काफी लंबी थी। सानो आगे बढ़ता है, झुककर स्कॉच मार्क को उस आदमी की केयरफुल अटेंशन से देखता है
जिसका पूरा प्रोफेशनल फ्रेमवर्क अभी कुछ नई चीज के लिए जगह बनाने को मजबूर हुआ हो। फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। वो 5 साल के बच्चे को देखता है जो टेपर पकड़कर खड़ा था। कहाँ? उसने कहा। बिल्कुल ठीक ठीक तुमने ये सीखा। मैंने बताया था, अरिसिगावा ने कहा। मैंने बहुत पढ़ा है। इस सल्तनत में कोई भी किताब ये चीज डिस्क्राइब नहीं करती। नहीं, नहीं करती। फिर एक और खामोशी छा गई। सानो उससे काफी देर तक देखता रहा और अरिसिगावा भी इसकी तरफ देखता रहा। दोनों के दरमियान कुछ गुजरा। पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन उसका काम करता हुआ। ये तस्लीम के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला। सानो ने दोबारा स्कॉर्च मार्क की तरफ देखा, अपना ब्रश उठाया और नोटबुक में कुछ लिखा। 14 टेस्ट्स, अरिसिगावा बोला। अलग प्रपोर्शंस, अलग पार्टिकल साइजेस, अलग ह्यूमिडिटी कंडीशंस। प्रोडक्शन स्केल करने से पहले मुझे स्टेबिलिटी रेंज का डेटा चाहिए। मंजूर, सानो ने नोटबुक से नजर उठाए बगैर कहा। कल सुबह जल्दी। टेस्टिंग 3 हफ्ते तक चली, प्लान के मुताबिक 14 ट्रायल्स। 9 टेस्ट्स ने वो क्लीन कंट्रोल्ड बर्न दिया जो उन्हें चाहिए था। 4 टेस्ट्स ने इराटिक रिजल्ट्स दिए। एक टेस्ट में अर्ली डेटोनेशन हुआ जिसने टेस्ट स्टोन को 6 मीटर दूर फेंक दिया और एक वर्कर के फोर आर्म को इतना जला दिया कि इंपीरियल फिजिशियन बुलाना पड़ा। उस शाम अरिसिगावा उस आदमी को देखने गया। उसका नाम हीजो था, उम्र 34 साल। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बीवी और 2 बच्चे थे। वो मेडिकल वार्ड में कॉट पर लेटा था, बाजू बंधा हुआ, चेहरे पर वो एहतियाती ब्लैंक एक्सप्रेशन जो ज्यादा दर्द में लोग रखते हैं जितना दिखाते नहीं। बाद में अरिसिगावा ने डेट से कहा, फैमिली के लिए फुल पेंशन इसी वक्त से। हीजो रिकवर करे या सर्विस कंटिन्यू करे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डेट ने बिना कमेंट के नोट कर लिया। 2 दिन के अंदर ये बात रिसर्च हॉल में फैल गई, जैसे हर बंद कम्युनिटी में बातें फैलती हैं, जहां लोग एक दूसरे के भरोसे पर काम करते हैं। काम की स्पीड जाहिरन नहीं बदली, तवज्जो की क्वालिटी बदल गई। चौथे हफ्ते सानो ने प्रॉब्लम ढूंढ ली, मॉइस्चर। फिनिश्ड पाउडर में मौजूद मॉइस्चर नहीं, मिक्सिंग प्रोसेस के दौरान अब्सॉर्ब होने वाली मॉइस्चर, जब हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट हवा से नमी खींच लेता था और बर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को अनप्रिडिक्टेबल बना देता था। सोल्यूशन सीधा था, हीटेड एयर वाले क्लोज्ड रूम में मिक्स करो। यूज से पहले पाउडर का मॉइस्चर टेस्ट करो। सील्ड सिरेमिक कंटेनर्स में स्टोर करो। ड्राई पाउडर स्टेबल था, इंस्टेबिलिटी गायब हो गई। 5वें और 6ठे हफ्ते पहला शेल तैयार हुआ। कोडा की फाउंड्री टीम ने कास्ट आयन का गोला कास्ट किया, 4 किलो का हॉलो। बोर्ड ओपनिंग से पाउडर भरा गया, फिर वोवन फाइबर फ्यूज के गिर्द क्ले प्लग से सील किया गया। इंजीनियरिंग खूबसूरत नहीं थी, ये उन लोगों की इंजीनियरिंग थी जो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे जो कभी देखा नहीं था, अननोन चीजों पर रीजनेबल फैसले करते हुए। फ्यूज लेंथ बर्न रेट टेस्ट से एस्टिमेट की गई, वॉल थिकनेस प्रेशर एस्टिमेट से कैलकुलेट की गई जो अरिसिगावा ने याद से दी थी। टेस्ट आउटर कोर्टयार्ड में हुआ। स्फीयर को स्टोन प्लेटफॉर्म पर रखा गया। सब लोग दीवार के पीछे खड़े हुए। अरिसिगावा दीवार के साइड खड़ा हुआ, पीछे नहीं, जिससे डेट के चेहरे पर वाजे डिस्कम्फर्ट और उसके बाप का वो रेजिग्नेशन आया जो सीख चुका था कि इस आदत पर बहस वक्त जाया करना है। फ्यूज 7 सेकंड्स तक जली। डेटोनेशन पाउडर टेस्ट से काफी ज्यादा जोर का था। आवाज पैलेस वॉल से टकराकर गूंजी। आउटर डिस्ट्रिक्ट में 3 कुत्ते भौंकने लगे और स्टोन प्लेटफॉर्म में आधा मीटर गहरा और करीबन 1 मीटर चौड़ा क्रेटर छोड़ गया। आयरन के टुकड़े कोर्टयार्ड वॉल्स में 12 मीटर तक जा धंसे। 12 लोग लाइन में खड़े क्रेटर को देखते रहे, फिर सब एक साथ बोलने लगे। सानो नहीं बोला। वो क्रेटर के पास गया, कोट से फोल्डिंग रूल निकाला और नापना शुरू किया। फ्रैगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेजर की, नंबर्स लिखे। फिर अरिसिगावा के पास आया और एक ऐसे लहजे में बोला जैसे हाइपोथेसिस अपडेट कर रहा हो। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, स्फीयर इनकंसिस्टेंट तरीके से फ्रैगमेंट होती है। अगर हमें प्रेडिक्टेबल इफेक्ट रेडियस चाहिए तो वॉल थिकनेस को ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल करना होगा। कितना प्रिसाइज? हर कास्टिंग में कंसिस्टेंटली 2 mm के अंदर। अरिसिगावा ने कोडा की तरफ देखा। कोडा ने निचला होठ चबाया, एक क्राफ्ट्समैन का एक्सप्रेशन जो टॉलरेंस प्रॉब्लम असेस कर रहा हो। मुमकिन है, उसने कहा। बेहतर मोल्ड कंस्ट्रक्शन चाहिए। कास्टिंग प्रोसेस रीडिजाइन करने में 3 हफ्ते लगेंगे, फिर हम 2 mm होल्ड कर लेंगे। 3 हफ्ते, अरिसिगावा बोला। करो। प्रोडक्शन स्केड्यूल्स बन गए। मंथ 1 टारगेट 80 किलो पाउडर। इसके लिए 2 मिक्सिंग स्टेशंस का फुल टाइम सील्ड रूम में ड्राई ऑपरेशन जरूरी था। सानो की टीम ने ये नॉर्थ विंग ऑफ रिसर्च हॉल में बनाया। मंथ 2 180 किलो, मंथ 3 280 किलो। कंस्ट्रेंट मटेरियल्स नहीं थे, नॉर्दर्न सॉल्ट डिपॉजिट्स काफी थे, ईस्टर्न सल्फर एक्सट्रैक्शन बढ़ा दी गई थी। कंस्ट्रेंट सील्ड मिक्सिंग रूम कैपेसिटी और ट्रेंड वर्कर्स की तादाद थी जो मॉइस्चर प्रोटोकॉल जानते थे। अरिसिगावा ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डर में 2 और सील्ड रूम्स ऐड कर दिए। होवित्सर के ड्राइंग्स उसने 4 शामों में बना लिए। मेमोरी से काम करते हुए कॉन्सेप्ट को इस दुनिया की मेटल वर्किंग की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया।
बैरल डायमेंशंस, ब्रीच डिजाइन जो लोकल फाउंड्री टेक्निक से बन सके, व्हील्ड कैरेज जो नॉर्दर्न कॉरिडोर की रोड्स के मुताबिक हो, जहां जंग होने का इम्कान ज्यादा था। उसने वो नहीं बनाया जो हिस्ट्री बुक्स में देखा था, उसने वो बनाया जो याटोको के क्राफ्ट्समैन 8 महीने में जो टूल्स और मटेरियल्स उनके पास हैं, उनसे बना सकते हैं। उसने ये ड्राइंग सानो को दिए। सानो ने काफी देर तक बिना बोले देखा। अ बैरल, सानो ने कहा, आखिरकार। इस थिकनेस की सिंगल वॉल कास्टिंग रिपीटेड फायरिंग में फेल होगी। प्रेशर इसे 20 शॉट्स के अंदर क्रैक कर देगा। डबल वॉल कंस्ट्रक्शन, अरेसिगावा ने जवाब दिया। इनर स्लीव हाई कार्बन स्टील की, नॉर्डर्न माउंटेन फोर्जेस से, आउटर केसिंग स्टैंडर्ड आयरन की। हीट के नीचे डिफरेंशियल एक्सपेंशन सील को बेहतर करेगी। सानो ने ड्राइंग देखी, अरेसिगावा को देखा, मार्जिन में कुछ लिखा। मुझे तकीमुरा फाउंड्री से स्टील सोर्सिंग पर मशवरा करना होगा। ऑलरेडी अरेंज्ड, अरेसिगावा ने कहा। डेट ने 4 दिन पहले राइडर भेज दिया था। सानो ने वो छोटी सी आवाज निकाली जो न पूरी अग्रीमेंट थी न पूरा शक। फर्स्ट प्रोटोटाइप 1 मंथ और 100 यूनिट्स 8 मंथ्स फुल फाउंड्री मोबिलाइजेशन के साथ। थोड़ा वक्फा। ये महंगा पड़ेगा। हाँ, अरेसिगावा बोला, पड़ेगा। शेल टेस्ट के 14 दिन बाद आधी रात के बाद डेट रिसर्च हॉल में आया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक सानो की नाइट टीम शिफ्ट से निकल न जाए और कॉरिडोर खाली न हो जाए, फिर नॉक किया। उसने टेबल पर एक खत रखा, अनसील्ड। वो पहले ही पढ़ चुका था, दोबारा सील कर चुका था, फिर खोला ताकि अरेसिगावा पढ़े। हैंडराइटिंग इंजीनियर तत्सुमी की थी, सानो के ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से लाए गए 2 मटेरियल स्पेशलिस्ट्स में से जवान वाले की। खत डाइकिन कैपिटल के क्लॉथ मर्चेंट के नाम था। उसमें पाउडर मिक्सचर के सही प्रोपोर्शंस थे, मिक्सिंग मेथड था, शेल डायमेंशंस थे, कोर्टयार्ड टेस्ट का ब्लास्ट रेडियस था, सब कुछ बिल्कुल सही। अरेसिगावा ने खत 2 बार पढ़ा। ऑप्शंस वही थे जो हमेशा होते हैं, फॉरन मूव करो या सिचुएशन यूज करो। अगर तत्सुमी को अभी अरेस्ट करते डाइकिन को पता चल जाता चैनल कॉम्प्रोमाइज हो गया है। वो अपनी टाइमलाइन तेज कर लेते, जानते हुए कि याटो को लीक समझ गया है। अगर तत्सुमी को जगह पर रहने देते और झूठी इन्फॉर्मेशन फीड करते, वक्त मिलता, लेकिन विंडो लिमिटेड थी। डाइकिन आखिर टेस्ट करते और डिस्क्रिपेंसी पकड़ लेते। आज रात अरेस्ट करो, अरेसिगावा ने आहिस्ता कहा। कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं। ईस्टर्न गैरिसन के सिक्योर फैसिलिटी में रखो। आराम और खाना, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं। उसके घर वालों को बोलो क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में सेकॉन्डेड वो है। डेट ने सर हिला दिया। फिर उसके हाथ से एक और खत लिखो। प्रोपोर्शंस में सल्फर और चारकोल उलट दो। 15 पार्ट्स सल्फर, 10 पार्ट्स चारकोल, बाकी सब सही। उसने डेट को देखा। जो भी उन प्रोपोर्शन से रिप्रोड्यूस करेगा, बेस्ट केस इनकंसिस्टेंट इग्निशन मिलेगी, वर्स्ट केस मिक्सिंग फैसिलिटी में डीफ्लैग्रेशन इवेंट होगा। कितना वक्त मिलेगा? 7 मंथ्स, शायद 8। अगर उनकी टेस्टिंग थरो हुई तो फास्ट नहीं। उसने असली खत फोल्ड कर दिया। आखिर समझ जाएंगे, जब समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा हम उनसे आगे हैं और वो मूव करेंगे, तो हमारे पास 7 मंथ्स है रेडी होने के लिए। डेट खत लेकर चला गया। अरेसिगावा कुछ देर रिसर्च हॉल में अकेला बैठा रहा। पाउडर प्रोडक्शन स्केड्यूल उसके सामने था। मंथ 6 टारगेट 940 किलो पाउडर। होवित्सर प्रोटोटाइप 3 वीक्स में ड्यू। कैरन डेडलाइन 11 मंथ्स दूर। 7 मंथ्स कवर, 6 मंथ्स प्रोडक्शन, 11 मंथ्स कमिटमेंट। मार्जिन्स कंफर्टेबल नहीं थे और उन्हें होना भी नहीं चाहिए था। कंफर्टेबल मार्जिन्स का मतलब यह होता है कि तुमने प्रॉब्लम को कम समझा है। वो वापस काम पर लग गया। प्लान 6 सफ़ों का था, जो उसने रात के छोटे पहरों में लिखा जब ओहाना अगले कमरे में सो रही थी। 5 years and a half की उम्र में अरेसिगावा की हैंडराइटिंग किसी बच्चे जैसी नहीं थी। कॉम्पैक्ट, प्रिसाइज, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो कॉलम्स में सोचती हो और डेकोरेटिव स्ट्रोक्स के लिए सब्र न रखती हो। उसने तीसरी घंटी से पहले आखिरी सफा खत्म किया। पूरा प्लान एक बार पढ़ा, 2 नंबर्स और एक टाइमलाइन एस्टिमेटेड जस्ट किया, फिर रोल करके कॉर्ड से बांधा और सुबह के लिए रीडिंग स्टूल के पास रख दिया। ब्रेकफास्ट पर उसने ये अपने बाप के डेस्क पर रख दिया। तेयो V8 ने उसे उसी तरह पढ़ा जैसे हर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ता है, बिना स्किम किए। हर पेज पूरा पलट कर देखा। 11 मिनट लगे। खत्म करने के बाद उसने आखिरी पेज रखा और दोनों हाथ डेस्क पर सीधे रखे कुछ देर बैठा रहा। 15,000 कैवलरी, उसने कहा। 1,000 आर्चर्स, 100 होवित्सर्स। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। 42,000 गोल्ड। हाँ, ये सालाना बजट का 1/3 हिस्सा है। अगर डाइकन बॉर्डर पार कर गया तो हमारे पास बजट ही नहीं होगा। हमारे पास ट्रेजरी नहीं रहेगा, हमारे पास प्रोविंसेस से रेवेन्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविंसेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंशन के पास चले जाएंगे। वो इतना बोलकर रुक गया, बिल्कुल उतनी देर के लिए जितनी देर उसके फादर को बात समझने में लगे। ये 42,000 गोल्ड एक इंश्योरेंस पेमेंट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पे ना करें और सब कुछ हार दें। उसके फादर फंडिंग सोर्सेज देखते हैं। 3 नॉर्डर्न एस्टेट्स बेच दिए जाएंगे। वैसे भी वो स्ट्रेटेजिकली एक्सपोज थे और 2 साल की इंस्टेबिलिटी से उनकी रेवेन्यू पहले ही कम हो चुकी थी।
मर्चेंट गिल्ड्स पर एक डिफेंस लेवी लगेगा उनके एनुअल ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से। बाकी पैसा इमरजेंसी रिजर्व से आएगा। वो 2 बार पढ़ते हैं अरिथमेटिक चेक करते हुए। द अरिथमेटिक इज करेक्ट। डिसीजन कब चाहिए? मुझे कल चाहिए था, अरिसुगावा बोलता है, लेकिन आज भी चलेगा। उसके फादर अपनी सील उठाते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिसेस 1 हफ्ते के अंदर निकल जाते हैं। राइडर्स के जरिए एक साथ सब 12 प्रोविंसेस में भेजे जाते हैं। टर्म्स क्लियर और पब्लिक थे। 2 गोल्ड पर मंथ, जो स्टैंडर्ड मिलिट्री वेज का डबल था। 5 साल सर्विस के बाद नॉर्दर्न डेवलपमेंट कॉरिडोर में लैंड ग्रांट मिलेगा, सर्वेड और टाइटल्ड। फैमिली को ट्रांसफर भी हो सकता है। सर्विस में इंजरी या डेथ होने पर तुरंत पेमेंट सोल्जर के घर को मिलेगा। टर्म्स महंगी थी, लेकिन उन्हीं टर्म्स की वजह से 6 हफ्तों में 23,000 वॉलंटियर्स आ गए, जो स्टैंडर्ड इंपीरियल कॉन्स्क्रिप्शन से लगभग 3 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स था। अरिसुगावा सिलेक्शन प्रोसेस फुड डिजाइन करता है। 2 शामों में 3 ड्राफ्ट्स बनाकर एक फाइनल सिस्टम तैयार करता है जो स्केल पर चल सके। फिजिकल रिक्वायरमेंट टफ थी, लेकिन पॉसिबल थी। फुल किट के साथ 30 किलोमीटर मार्च, कोऑर्डिनेशन कोर्स जिसमें वॉल क्लाइंब, बैलेंस वर्क और क्लोज क्वार्टर मूवमेंट था, बेसिक स्विमिंग टेस्ट। इससे लगभग 1/3 वॉलंटियर्स बाहर हो गए। फाइनल क्राइटेरियन ने फिजिकल टेस्ट से भी ज्यादा लोग काट दिए। उसने इसका नाम इंस्ट्रक्शन टेस्ट रखा। सिंपल था। एक सीनियर ऑफिसर हर कैंडिडेट को 3 ऑर्डर सीक्वेंस में देता, 60 सेकंड वेट करता, फिर चौथा ऑर्डर देता जो पहले 3 के बिल्कुल ऑपोजिट होता। जो कैंडिडेट्स आर्ग्यू करते, हेजिटेट करते या कॉन्ट्रडिक्शन समझने की कोशिश करते, उन्हें नोट करके रिस्पेक्टफुली रिलीज कर दिया जाता। जो बिना डिले चौथा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करते, वो रुकते। कई स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल मैन फेल हो गए। कुछ ऑफिसर्स ने पूछा, इतने केपेबल लोगों को क्यों हटा रहे हो? केपेबिलिटी बिना डिसिप्लिन के सिर्फ एनर्जी होती है। गलत डायरेक्शन में गलत वक्त पर एनर्जी ही वो वजह होती है जिससे तुम वो बैटल हार जाते हो जो जीतनी चाहिए थी। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आवाज, कंफ्यूजन और प्रेशर के बीच भी वही करें जो कहा गया हो। ऐसे लोग इस ग्रुप में हैं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। 15,200 सेलेक्ट हुए। बाकी 8,000 को डिस्चार्ज नहीं किया गया। उन्हें सप्लाई कॉलम्स, कंस्ट्रक्शन ब्रिगेड्स और रिजर्व फॉर्मेशंस में भेज दिया गया। कोई भी वेस्ट नहीं हुआ। अरिसुगावा के लिए मैन पावर वेस्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, लगभग पैसे जलाने के बराबर। 8 कैंप लोकेशंस फाइनलाइज करने में 3 दिन लगे। वो सर्वे मैप्स काउंसिल रूम के फ्लोर पर फैलाकर क्राइटेरिया के हिसाब से काम करता रहा। डिफेंसिबल टेरेन, वाटर सोर्स के पास, सप्लाई वैगन्स के लिए रोड एक्सेस, ऐसी स्पेसिंग जिससे फोर्सेस जल्दी एक जगह आ सके बिना बॉटलनेक के। सेंट्रल कैंप कैपिटल से 20 किलोमीटर नॉर्थ एक रिवर वैली में गया, जहां ड्रेनेज अच्छा था और 2 अप्रोच रोड्स थे। रीजनल कैंप्स प्रोविंसेस में इस तरह बांटे गए कि रिक्रूट्स का ट्रैवल टाइम कम हो। कंस्ट्रक्शन रिक्रूटमेंट के पैरेलल चली 6 हफ्तों तक। इंपीरियल बिल्डिंग कोर के 1400 वर्कर्स मोबिलाइज हुए, साथ में मेजर सिटीज के सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स भी। हर कैंप सेम स्पेसिफिकेशन का, 2000 मैन के बैरक्स, 300 मीटर बाय 200 ट्रेनिंग ग्राउंड, वेपन स्टोरेज, किचन जो दिन में 2 बार 2000 लोगों को खाना खिला सके, मेडिकल स्टेशन 2 फिजिशियंस के साथ। अरिसुगावा ने स्पेसिफिकेशंस रिव्यू की और 4 चीजें बदली। उनमें से एक ड्रेनेज प्लान था, क्योंकि ओरिजिनल डिजाइन पहली बारिश के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड को कीचड़ बना देता। फाइनल टोटल कॉस्ट 8,900 गोल्ड। टारगेट से 3 हफ्ते पहले कंप्लीट। पहला इंस्पेक्शन सेंट्रल कैंप का था, ट्रूप्स के आने के 2 हफ्ते बाद। अरिसुगावा अपने फादर और छोटे स्टाफ के साथ सुबह मिड मॉर्निंग पहुंचता है और कैंप फुल ट्रेनिंग ऑपरेशन में मिलता है। वो मेन ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे जाकर 10 मिनट बिना बोले देखता है। सोल्जर्स फॉर्मेशन ड्रिल कर रहे थे, टाइट रैंक्स, एक साथ मूवमेंट, वही मनूवर पैटर्न्स जो 40 साल से स्टैंडर्ड इंपीरियल डॉक्ट्रिन थे। ऑफिसर्स प्रैक्टिस्ड कॉम्पिटेंस के साथ कमांड दे रहे थे। ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह जानते थे और जिन्हें कभी रीजन नहीं मिला कि ये क्राफ्ट अब भी सूटेबल है या नहीं। अरिसुगावा एक स्क्वाड को शील्ड वॉल फॉर्मेशन करते देखता है। दूसरा ग्रुप ओपन ग्राउंड पर प्रैक्टिस चार्ज करता है, स्वॉर्ड्स ड्रॉन क्लोज ऑर्डर में। तीसरा ग्रुप आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था, लगभग 60 मीटर रेंज पर, जो हिस्टोरिकल यतोको बैटल्स का स्टैंडर्ड एंगेजमेंट डिस्टेंस था। वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर चला गया। सेंट्रल कैंप का कर्नल हिरोटा था, 53 साल का, 30 साल सर्विस, 3 बॉर्डर एंगेजमेंट्स में कमांड कर चुका था, और उसके चेहरे पर वो मेजर्ड कॉन्फिडेंस था जो रियल बैटलफील्ड जजमेंट से आता है। वो 5.5 ईयर के बच्चे को अपनी तरफ आते देख रहा था, एक एक्सप्रेशन के साथ जो बहुत केयरफुली उस चीज को छुपा रहा था जो वो असल में सोच रहा था। अरिसुगावा उसके सामने रुका। हल्ट द ड्रिल। लगभग 1 सेकंड का पॉज था। कर्नल का प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट और ऑर्डर के सोर्स के बीच एक छोटा कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर उसने हाथ उठाया और ड्रिल रुक गई। मुझे तुम्हारा फास्टेस्ट आदमी दिखाओ। कर्नल ने नियरेस्ट स्क्वाड से एक यंग लीन सोल्जर चुना, क्लियरली क्विक। वो जॉग करके आया और अटेंशन में खड़ा हो गया। अरिसुगावा ने उसे देखा और फिर कर्नल को देखा। तुम्हारा एनिमी 300 मीटर्स दूर एक हिल के पीछे खड़ा है। उसके पास वेपन है जो 4 kg आयरन बॉल इस आदमी की पोजीशन पर फेंकता है। वो तुम्हारे सोल्जर को देख नहीं सकता।
जरूरत भी नहीं, उसे बस रफली पता है कि फॉर्मेशन कहाँ है और वो फायर करता है। वो रुकता है। बताओ तुम्हारा फास्टेस्ट आदमी कितना दूर भागेगा जब तक बॉल आ जाए? कर्नल चुप रहा। ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं। जो वेपन्स हम बना रहे हैं उनसे फायर की गई बॉल 200 मीटर्स 2 सेकंड से कम में तय करती है। तुम्हारी फॉर्मेशन ड्रिल 40 आदमियों को 30 मीटर रेडियस में रखती है। एक सिंगल शॉट उस फॉर्मेशन में मिनिमम 8 से 12 कैजुअलिटीज करेगा, बॉल और फ्रैगमेंट्स से। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ देखा। 100 साल से आर्मीज ऐसे लड़ती रही हैं और उन आर्मीज के अगेंस्ट ये एक्सीलेंट डॉक्ट्रिन है जो इसी तरह लड़ती हैं। लेकिन जो आर्मी हमारी तरफ आ रही है वो ऐसे नहीं लड़ेगी, हम भी अब नहीं। हिरोटा ने सीधे उसकी तरफ देखा। केयरफुल नॉट थिंकिंग वाला एक्सप्रेशन गायब था। अब एक प्रोफेशनल सुन रहा था जिसके पास तुरंत काउंटर नहीं था। डिस्पर्स्ड मूवमेंट, मैक्सिमम 20 के ग्रुप्स, इतना स्प्रेड कि एक शॉट 3 से ज्यादा ना मारे। मूवमेंट बाय बाउंड्स, एक ग्रुप मूव करे जब दूसरा होल्ड करे, ताकि हमेशा एक स्टेबल एलिमेंट रहे। कम्युनिकेशन सिग्नल से, आवाज से नहीं, क्योंकि आवाज एनिमी को लोकेशन बताती है। टेरेन का यूज हर लेवल पर। अगर 200 मीटर्स के अंदर कवर हो तो ओपन ग्राउंड कभी नहीं। उसने कर्नल की तरफ मुड़ा। तुम्हारे मेन को लड़ना आता है, मुझे उन्हें चलना सिखाना है। फाइटिंग उनके पास पहले से है। हिरोटा ने एम्परर की तरफ देखा जो 4 पेसेस पीछे खड़े सब देख रहे थे। टैओ एट्स ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने बेटे को देखा, फिर कर्नल को ऐसी एक्सप्रेशन से देखा जिसे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी। आई अंडरस्टैंड, हिरोटा ने कहा। फिर एक टोन में जो उसके लिए महंगा था लेकिन जेन्युइन भी था, बोला, मुझे नया डॉक्ट्रिन लिखित में चाहिए होगा। हफ्ता खत्म होने से पहले तुम्हारे कैंप में होगा। अरिसुगावा ने जवाब दिया। ट्रेनिंग 3 फेजेस में रीस्ट्रक्चर हुई। पहला मंथ फिजिकल था, लोडेड मार्चेस 30 किलोमीटर्स तक, ऑब्स्टिकल कोर्सेज जो अरिसुगावा ने डिजाइन किए और कोटा की इंजीनियरिंग टीम ने बनाए, स्विमिंग रिक्वायरमेंट्स और एक नया एडिशन, नाइट मूवमेंट। जो आर्मीज रात में मूव कर सकती है उनके पास एक एक्स्ट्रा डिमेंशन होता है जो डे लाइट ओनली आर्मीज के पास नहीं होता। पहली नाइट एक्सरसाइज केओस थी और 3 माइनर इंजरीज हुई। 10वीं एक्सरसाइज तक रीजनेबल ऑर्डर आ गया। मंथ के एंड तक 4000 सोल्जर्स ड्रॉप आउट या नॉन कॉम्बैट रोल्स में ट्रांसफर हो गए। 11,200 बचे। दूसरा मंथ स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स का था। 20 के ग्रुप्स कोऑर्डिनेटेड बाउंड सीख रहे थे, सिमुलेटेड फायर के नीचे होल्ड पोजीशन, एडजेसेंट ग्रुप्स के एडवांस के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना, फ्लैग और ड्रम कोड से सिग्नल्स पास करना जो अरिसुगावा ने 3 शामों में अपने रूम में बनाया था। उसने कोड को मिलिट्री सिग्नलिंग सिस्टम्स की मेमोरी से कंपेयर करके 2 बार सिंप्लीफाई किया। हर ऐसी चीज हटा दी जिसे समझने में 1 सेकंड से ज्यादा लगे। बैटल में 1 सेकंड ही रिजल्ट डिसाइड करता है। थर्ड मंथ हाउवित्सर्स का था। फर्स्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हाउवित्सर्स कार्ड्स पर सेंट्रल कैंप आए। कोटा का नया कैरेज डिजाइन, बड़े व्हील्स, वेट रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्लॉक एंड टैकल लिफ्ट सिस्टम्स अपहिल मूवमेंट के लिए। इफेक्टिव लोड 68 केजी पर हॉर्स, पहले के 130 केजी से कम। 8 घोड़े पूरा पीस माउंटेन रोड्स पर खींच सकते थे। गन क्रूज 5 के ग्रुप्स में ट्रेन हुए। अरिसुगावा ने फर्स्ट सेशन खुद कंडक्ट किया, सुबह की ठंडी हवा में वेपन के पास खड़े होकर, जब 40 मैन सेफ्टी लाइन के पीछे देख रहे थे। बैरल एंगल रेंज डिसाइड करता है। उसने रिलेशन कैलकुलेट करके फायरिंग टेबल में लिखा था। हर क्रू के पास एक कॉपी थी, ऑयल पेपर में लैमिनेटेड ताकि वेदर से बचे। पाउडर चार्ज पावर डिसाइड करता है। स्टैंडर्ड चार्ज, एक्सट्रीम रेंज के लिए डबल चार्ज, एक्यूरेसी कम के साथ। विंड और ह्यूमिडिटी जजमेंट मांगते हैं जो एक्सपीरियंस से आता है। हर क्रू को 2 हफ्तों तक डेली फायरिंग दी गई, तब जाके उसने उनकी जजमेंट कैलिब्रेटेड मानी। फर्स्ट एक्यूरेसी टेस्ट, 10 शॉट्स में सिर्फ 2 हिट्स 200 मीटर टारगेट पर। डिसअपॉइंटिंग लेकिन एक्सपेक्टेड। पहले मंथ के एंड तक 10 शॉट्स में 6 हिट्स, थर्ड मंथ तक 8 हिट्स, कुछ। चौथा बैरल जो करेक्टेड स्पेसिफिकेशन पे बनाया गया था, उसने 40 राउंड बिना फेलियर के फायर किए। लाइन तुरंत एडजस्ट हुई और प्रोडक्शन चल पड़ा। 9वें महीने तक इन्वेंट्री कुछ यूं थी। 15,200 कैवलरी जो नई डॉक्ट्रिन के मुताबिक ट्रेन हो चुके थे, उनके पीछे 3 महीने का डिस्पर्स्ड मूवमेंट और स्मॉल यूनिट ट्रेनिंग था। 1100 आर्चर्स, 108 हाउवित्सर्स, 12 रिजर्व में पार्ट्स और रिप्लेसमेंट के लिए रखे गए। 940 किलो पाउडर, 4,800 शेल्स। कैरिन के 5,000 सोल्जर्स ईस्टर्न बॉर्डर पर कंफर्म हो चुके थे। कंटिंजेंट वेट कर रहा था। टोटल इफेक्टिव फोर्स 21,300। 9वें महीने की शाम डाटे आया। उसने नॉक नहीं किया। उसके पास स्टैंडिंग परमिशन थी अंदर आने की जब खबर इतनी अर्जेंट हो कि नॉक करना वक्त बर्बाद करना हो। उसने रिपोर्ट टेबल पर रखी बिना बैठे। डाइकन ट्रूप मूवमेंट 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म हुआ था। 2 कॉलम्स अटोगो बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे थे। नॉर्दर्न कॉलम 18,000 थ्रू माउंटेन पास, ईस्टर्न कॉलम 24,000 उनकी प्रोफेशनल कोर आर्मी रिवर वैली से। अरिसुगावा ने रिपोर्ट पढ़ी। टाइमलाइन गलत थी, 1 महीना पहले। तत्सुमी के थ्रू जो डिसइंफॉर्मेशन भेजा गया था, उसने 7 महीने खरीदे, 8 नहीं। फॉल्स पाउडर प्रोपोर्शंस शायद उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी टेस्ट और रिजेक्ट कर दिए गए थे। डाइकन के केमिस्ट्स या तो उसके अंदाजे से बेहतर थे
या एलिमिनेशन प्रोसेस एक्सपेक्टेड से छोटा निकला। उसने प्रोडक्शन टेबल देखा, 60 किलो पाउडर टारगेट से कम, 8 हाउविट्जर्स ओरिजिनल प्लान से कम, 1 महीने की कैवलरी ट्रेनिंग अभी भी बाकी थी। उसने रिपोर्ट रख दी। हिरोता को मैसेज भेजो, उसने कहा। सब 8 कैंप लोकेशंस का फुल मोबिलाइजेशन कल से शुरू। सप्लाई कॉलम्स 48 घंटे के अंदर मूव करें। कैरेन लिएजॉन को सुबह तक हमारी डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन मिल जाए। डाटे ने सर हिला दिया। और ताकामुरा फाउंड्री को बोलो आखिरी 8 बैरल्स आज रात ही फायर करें, शिफ्ट शेड्यूल जो भी हो, डिलीवरी जैसे आए ले लेंगे। डाटे चला गया। अरिसोगावा टेबल पर अकेला बैठा नंबर्स दोबारा देखता रहा। 21,300 अगेंस्ट प्रोजेक्टेड 42,000। इनकम्प्लीट प्रेपरेशन, कंप्रेस टाइमलाइन। वो इससे भी बुरे हालात में लड़ चुका था। इस जिंदगी में नहीं, लेकिन जो जिंदगी फरवरी के फॉरेस्ट रूट पर खत्म हुई थी, उसने एक बात सिखा दी थी। जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें चाहिए, उनके दरमियान का गैप अक्सर सिर्फ इतना होता है कि तुम जो पास है उसे कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हो। उसने प्रोडक्शन टेबल फोल्ड की, कोर्ट में रखी और अपने फादर को ढूंढने चला गया। बैटल प्लान करनी थी। वॉर काउंसिल मैप रूम में मिली। पैलेस का सबसे बड़ा इंडोर रूम जो इतना सिक्योर भी था कि खुलकर बात की जा सके। 14 आदमी टेबल के गिर्द। इंपीरियल आर्मी के 6 सीनियर जनरल्स, मिनिस्टर ऑफ वॉर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, चीफ ऑफ बॉर्डर गार्ड, कैरेन के 2 लिएजॉन ऑफिसर्स जो 4 दिन पहले आए थे और सब कुछ बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि उनके 5,000 सोल्जर्स का फ्यूचर इसी रूम में डिसाइड होना था। डाटे, एम्परर और अरिसोगावा जो टेबल के आखिरी किनारे पर जूनियर स्टाफ की जगह बैठा था और चुप था जब सीनियर लोग बोल रहे थे। वो 40 मिनट बोले। पहला फैक्शन कैपिटल डिफेंड करना चाहता था। सब फोर्सेस सिटी वॉल्स के अंदर खींच लो, गेट्स रीइंफोर्स करो, डाइकन को हर स्ट्रीट के बदले खून देना पड़ेगा। इस बात को रखने वाला जनरल सिटी वॉल्स की डिफेंसिव वैल्यू पर गलत नहीं था। वो नीचे छुपे अजम्पशन पर गलत था कि डाइकन को सिटी असॉल्ट करके लेना पड़ेगा। नहीं, वो सिटी को सराउंड कर सकते थे, सप्लाई रोड्स कट कर सकते थे और इंतजार कर सकते थे। योटोको के फूड रिजर्व्स 4 महीने के थे। डाइकन 5 महीने वेट कर सकता था। दूसरा फैक्शन साउथ विड्रॉ करना चाहता था। नॉर्थ और ईस्टर्न टेरिटरीज छोड़ दो, आर्मी को सदर्न प्रोविंसेस में कॉन्सेंट्रेट करो, डिस्टेंस यूज करके डिप्लोमैटिक रेजोल्यूशन का टाइम लो। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने यह बात बड़े एहतियात से कही, जैसे उसे पता हो कि यह सरेंडर लगता है और वो इसे स्ट्रैटेजी की तरह फ्रेम करना चाहता हो। यह सरेंडर लगता था क्योंकि यह सरेंडर ही था, बस एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ। सदर्न प्रोविंसेस प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री प्रेजेंस सस्टेन नहीं कर सकते थे, और जब डाइकन नॉर्थ और ईस्ट होल्ड कर लेता, जिस डिप्लोमैटिक रेजोल्यूशन का वो इंतजार कर रहे थे, वो हो चुका होता, बस डाइकन की टर्म्स पर। तीसरा फैक्शन नेगोशिएट करना चाहता था। डेलीगेशन भेजो, कंसेशंस ऑफर करो। मिनिस्टर ऑफ वॉर ने यह ऑप्शन उस चेहरे के साथ रखा जो खुद इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन फर्ज समझकर नाम लेना पड़ रहा था। रूम में किसी ने डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी। अरिसोगावा ने तीसरे फैक्शन के खत्म होने तक वेट किया, फिर खड़ा हुआ और वॉल मैप के पास चला गया। वो 6 साल और आधे का था। मैप फ्लोर से लेकर उसके सर से 2 फुट ऊपर तक था। उसने साइड में रखा पॉइंटर उठाया, एक लंबी लकड़ी की रॉड जो उसकी हाइट से लगभग दुगनी थी। वो उसे आसानी से हैंडल कर रहा था क्योंकि पिछले 3 दिन से इसी लम्हे के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। कैपिटल डिफेंड करना मतलब दोनों कॉलम्स का साथ पहुंचने का वेट करना। उसने पॉइंटर कैपिटल पर रखा, फिर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ दोनों अप्रोच रूट्स दिखाए। 42,000 अगेंस्ट 21,000। 2 दिन, शायद 3, फिर वॉल्स मैटर करना बंद कर देंगी। ये ऑप्शन वॉर को उनके शेड्यूल पर खत्म करता है। उसने पॉइंटर साउथ ले गया। विड्रॉ करना मतलब नॉर्थ और ईस्ट बिना फाइट दिए देना। वो आधा एम्पायर ऑक्यूपाई करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे, रेवेन्यू निकालना शुरू करेंगे। हम साउथ होल्ड करेंगे श्रिंकिंग आर्मी के साथ, और ट्रेजरी के पास नॉर्दर्न टैक्स इनकम भी नहीं होगी। मिनिस्टर जिस डिप्लोमैटिक रेजोल्यूशन का सोच रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। नेगोशिएट करने को कुछ बचेगा ही नहीं। उसने पॉइंटर मैप के नीचे रख दिया। अब नेगोशिएट करना मतलब मान लेना कि वो जीत चुके हैं और सरेंडर पर बेहतर टर्म्स मांगना। मैं ये एम्परर को रेकमेंड नहीं करूंगा। उसने पॉइंटर नॉर्दर्न माउंटेन पास पर रखा। डाइकन का नॉर्दर्न कॉलम 18,000 है। छोटा फोर्स है, लेकिन इससे 30 किलोमीटर माउंटेन टेरेन से गुजरना पड़ेगा ओपन ग्राउंड तक पहुंचने से पहले। ये टेरेन मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, कैवलरी एडवांटेज खत्म करता है और चोक पॉइंट्स बनाता है। उसने ईस्टर्न वैली दिखाई। ईस्टर्न कॉलम 24,000 है। उनकी प्रोफेशनल कोर आर्मी रिवर वैली से आता है। अच्छी रोड, खुला ग्राउंड, फास्ट मूवमेंट। अगर हम दोनों कॉलम्स को कैपिटल एक साथ पहुंचने दें, हम 42,000 कंबाइंड असॉल्ट फेस करेंगे। अगर हम ये ना होने दें, तो हम उन्हें अलग अलग फेस करेंगे। जनरल मोरी, सबसे सीनियर ऑफिसर, उसे गहरी नजर से देख रहा था, ऐसे आदमी की तरह जो इसी मीटिंग में 2 दफा अपनी असेसमेंट बदल चुका हो और तीसरी दफा बदलने वाला हो।
तुम सुपीरियर एनिमी के खिलाफ हमारी फोर्स डिवाइड करना चाहते हो? उसने पूछा। हर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स उन आर्मीज के लिए लिखा गया था जिनके पास सेम वेपन्स थे। नॉर्दर्न कॉलम के पास कैवलरी, इन्फेंट्री, स्टैंडर्ड सीज इक्विपमेंट और 30 साल की टैक्टिकल डॉक्ट्रिन है जो कभी आर्टिलरी से नहीं टकराई। हमारे 60 हावित्जर्स सही टेरेन पर फॉर्मेशन को क्लोज रेंज तक आने से पहले तबाह कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स एक प्रिंसिपल है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एडवांटेज मैक्सिमाइज करता है। हमारा एडवांटेज रेंज है। अगर हम आर्मी एक पॉइंट पर जमा कर दे तो जो वहां नहीं होगा उसका रेंज एडवांटेज खत्म। उसने सीधा मोरी की तरफ देखा। रूल्स उन लोगों ने लिखे थे जिनके पास वो नहीं था जो हमारे पास है। वो अपने प्रॉब्लम के लिए अच्छे रूल्स थे, ये दूसरा प्रॉब्लम है। मोरी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बड़े नाप तौल के कहा, कंटिन्यू। अरिसोगावा ने डिवीजन समझाया। नॉर्दर्न ग्रुप 12,000 कैवलरी, 700 आर्चर्स, 60 हाउवित्जर्स। ऑब्जेक्टिव नॉर्दर्न कॉलम को माउंटेन अप्रोचेस में डिस्ट्रॉय करो बिफोर प्लेन तक पहुंचे। ईस्टर्न ग्रुप 8,200 कंबाइंड योटोको और कैरन फोर्सेस, 400 आर्चर्स, 48 हाउवित्जर्स। ऑब्जेक्टिव ईस्टर्न वैली होल्ड करना और ईस्टर्न कॉलम को कैपिटल तक पहुंचने से रोकना जब तक नॉर्दर्न रीइंफोर्समेंट ना आ जाए। नॉर्दर्न एंगेजमेंट पहले होगा। अगर हम वहां जीत गए तो नॉर्दर्न फोर्स ईस्ट मुड़ेगी और ईस्टर्न कॉलम को पीछे से हिट करेगी। वो दोनों तरफ से एंगेज होंगे और रिट्रीट रूट भी वही होगा जहां हमने पहले फायर कर चुके होंगे। उसने मैप पर पोजीशंस मार्क की। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ को 580 किलो पाउडर और 2,900 शेल्स, ईस्ट को 360 किलो और 1,900 शेल्स। 1,000 सोल्जर्स कैपिटल में गैरिसन के लिए रहेंगे। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी, बैटल इफेक्ट करने के लिए नहीं। जनरल मोरी ने लंबे वक्त तक मैप देखा, फिर एम्परर की तरफ देखा। तायो द 8th ने अपने बेटे को देखा। हम कल मूव करते हैं, अरिसोगावा ने कहा। नॉर्दर्न कॉलम 4 दिन में माउंटेन अप्रोचेस तक पहुंच जाएगा। हमें 3 दिन में पोजीशन लेनी है। किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। 3 दिन के मैप वर्क ने यह प्लान दिया था। माउंटेन पास से 2 किलोमीटर पहले एक रिवीन नॉर्दर्न प्लेन की तरफ खुलती है। एंट्री 200 मीटर तक तंग हो जाती है, 2 रिजलाइंस के दरमियान, और दोनों तरफ दीवारें इतनी स्टीप है कि अंदर मूव करने वाली फोर्स लैटरल डिस्पर्स नहीं हो सकती। रिजलाइंस खुद नेविगेबल है, रियर रूट से एक्सेसिबल, जिन्हें अरिसोगावा ये सर्वे मैप्स पर ट्रेस किया था। व्हील्ड कैरेजेस भी धीरे ले जाए जा सकते हैं और कोडा का लाइटर कैरेज डिजाइन ग्रेट संभाल लेता है। आर्मी के पहुंचने के एक दिन पहले अरिसोगावा ने टेरेन खुद वॉक किया। साथ डाटे और 2 इंजीनियर्स थे। कोई सेरेमनी नहीं। उसने दोनों रिज लाइन्स से साइट लाइन्स चेक की, फील्ड्स ऑफ फायर देखे, ओवरलैप जोन्स देखे, डेड ग्राउंड देखा जो रिज क्रेस्ट के नीचे था जहां एडवांसिंग फोर्स पार्शियल कवर पा सकती थी। इंजीनियर से हाउवित्जर पोजीशन स्टेक से मार्क करवाई। उसने रवीन के दोनों फ्लैंक्स का फॉरेस्ट देखा, 200 मीटर तक ट्रेस किया। इतना डेंस की इन्फेंट्री छुपकर मूव कर सके बिना रवीन फोर्स से देखे गए, लेकिन इतना पतला कि कैवलरी टाइट फॉर्मेशन में ना चल सके। उसने 2 स्टेक पोजीशंस एडजस्ट की और कैंप लौट आया। तीसरे दिन सुबह से पहले पोजीशन सेट हो गई। 60 हाउवित्जर्स दोनों रिज लाइन्स पर, 32 वेस्टर्न रिज पर, 28 ईस्टर्न पर, इस तरह रखे गए कि रवीन फ्लोर की पूरी विड्थ पर क्रॉसिंग फायर बने। 700 आर्चर्स रिज क्रेस्ट्स पर गन्स के ऊपर। उनका काम यह था कि कोई एनिमी फोर्स स्लोप्स क्लाइंब करने की कोशिश करे तो उसे सप्रेस करे। 8,000 कैवलरी रिजर्व में दोनों रिज लाइन्स के पीछे बराबर स्प्लिट फॉरेस्ट में वेट कर रही थी, जहां रवीन अप्रोच से ना देखी जा सके ना सुनी जा सके। 4,000 कैवलरी अलग होल्डिंग। वो सिग्नल टाइमिंग पर एक्ट कर सकता था, इसलिए उसने पूरा ध्यान वहीं रखा। डाइकन का नदन कॉलम मिड मॉर्निंग में नजर आया। 18,000 आदमी स्टैंडर्ड मार्च फॉर्मेशन में आ रहे थे। कैवलरी फ्रंट में थी, 3 रैंक गहरी, इन्फेंट्री के पेस पर मूव कर रही थी। कैवलरी कमांडर अपने आदमियों से आगे राइड कर रहा था, उस रिलैक्स्ड अथॉरिटी के साथ जो किसी ऐसे आदमी में होती है जो ये रास्ता कई बार पार कर चुका हो और फिर से करने की उम्मीद रखता हो। पास सालों से अनमैन्ड था। कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जो बताए कि 40 किलोमीटर के अंदर कोई योटोको फोर्स मौजूद है। कॉलम के आउटराइडर्स ने 1 घंटा पहले अप्रोच रोड स्वीप किए थे और कुछ नहीं मिला था। कॉलम रवीन के अंदर घुस गया। अरिसुगावा ने लीड कैवलरी को पहले मार्कर स्टिक क्रॉस करते देखा, एक छिला हुआ ब्रांच जो उसने इस पॉइंट के लिए लगाया था जहां सबसे ज्यादा आदमी किल जोन के अंदर होंगे। उसने कैवलरी को आगे बढ़ते देखा। नैरो रवीन वॉल्स की वजह से पीछे आ रही इन्फेंट्री हल्का कंप्रेस होने लगी। कॉलम 900 मीटर लंबा था। इस वक्त लगभग आधा हिस्सा रवीन के अंदर था। उसने हाथ उठाया, रोक कर रखा। लीड कैवलरी दूसरे मार्कर तक पहुंची, रवीन के 2/3 हिस्से तक। डेंसिटी अब मैक्सिमम थी। कॉलम तंग जगह में दबा हुआ था। घोड़े फैल नहीं सकते थे। इन्फेंट्री उनके पीछे ठसी हुई थी। उसने हाथ गिरा दिया। 60 हाउवित्जर्स ने सीक्वेंस में फायर किया। पहले से आखिरी तक 4 सेकंड लगे।
एक साथ नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियस फायर से प्रेशर वेव क्रूज को काम नहीं करने देती, लेकिन इतनी तेजी से कि आवाज मिलकर एक कंटिन्यूअस रोलिंग डेटोनेशन बन गई जो रवीन वॉल्स से टकराकर और तेज लौट आई। शेल्स कंप्रेस्ड कॉलम की पूरी लंबाई पर गिरे, फायरिंग टेबल रेंजेस के मुताबिक जो अरिसुगावा ने दिए थे। हर क्रू प्री कैलकुलेटेड एलिवेशन सेटिंग पर काम कर रहा था। रवीन स्लोर धुएं और लोहे में गायब हो गया। लीड कैवलरी के घोड़े इस आवाज को समझ ही नहीं सके। इस दुनिया का कोई घोड़ा इस आवाज को नहीं समझता। ये आवाज पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और घोड़ों के पास इसका कोई इंस्टिंक्टिव कैटेगरी नहीं था। जो घोड़े पहले वॉली में मारे नहीं गए वो हर डायरेक्शन में एक साथ टूट पड़े। फ्रंट वाले घोड़े रवीन वॉल से टकराए, रेयर वाले इन्फेंट्री के अंदर घुस गए। कैवलरी फॉर्मेशन, जिसे ट्रेन करने में साल लगे थे, लगभग 45 सेकंड में ऑर्गेनाइज्ड यूनिट रहना बंद हो गई। सेकंड वॉली, क्रूज अपनी ट्रेनिंग के पेस पर रीलोड कर रहे थे। बेस्ट क्रूज 90 सेकंड में एक शॉट कर लेते थे, एवरेज क्रूज को 2 मिनट लगते थे, और अरिसुगावा ने प्लान एवरेज के हिसाब से बनाया था। सेकंड वॉली तब लगी जब पहले वाले धुएं अभी भी घना था, नॉइज और डिसोरिएंटेशन और बढ़ गई। थर्ड वॉली, अब रवीन पूरी तरह ढक चुकी थी, धुएं और आवाज का एक कॉरिडोर बन गया था और उसके अंदर सब कुछ केओस था। अरिसुगावा रित से देख रहा था और उस चीज का इंतजार कर रहा था जो उसे पता था आने वाली है। डाइकन का जनरल तकारो शिनसेत्सु था। 8 साल से ये कॉलम कमांड कर रहा था और वो नहीं टूटा। ये सरप्राइज नहीं था, अरिसुगावा ने इसे प्लान में पहले ही माना हुआ था। एनिमी कमांड प्रोफेशनल होगा और प्रोफेशनली रिएक्ट करेगा, क्योंकि उल्टा मान लेना प्लान्स फेल करवाता है। शिनसेत्सु ने पहले 15 मिनट में 2500 आदमी खोए, और वो तब भी एक्शन ले रहा था। कॉलम को रेयरवर्ड निकाल रहा था, सर्वाइविंग कैवलरी को अप्रोच रोड पर रिफॉर्म कर रहा था, इन्फेंट्री को डिफेंसिव लाइंस में ऑर्गेनाइज कर रहा था। उसने रिज लाइंस देखी, एंगल्स असेस किए, 2 कैवलरी यूनिट्स हर फ्लैंक के फॉरेस्ट में भेजे, टोटल 4 यूनिट्स। गोल था रिजेस के अराउंड पाथ ढूंढना और गन्स की पोजीशंस पकड़ना। ये सही टैक्टिकल रिस्पॉन्स था। अरिसुगावा इसी का वेट कर रहा था। रिज लाइंस के पीछे फॉरेस्ट में छुपे 8000 रिजर्व कैवलरी को सिग्नल मिला। रिज क्रेस्ट से 2 रेड फ्लैग्स, पहले से तय किया हुआ इंडिकेटर। फ्लैंकिंग मूवमेंट डिटेक्ट हुई, इंटरसेप्ट करो। फॉरेस्ट फाइटिंग क्लोज और अगली थी। डाइकन कैवलरी एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे जो डिफिकल्ट टेरेन में पहले लड़ चुके थे। योटोको कैवलरी को डिस्पर्स्ड मूवमेंट डॉक्ट्रिन में सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग मिली थी, जो ओपन ग्राउंड में काफी अच्छी चलती थी, डेंस फॉरेस्ट में उतनी क्लीन नहीं। एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल था। योटोको ने पहले घंटे में 1400 आदमी खोए, डाइकन के लगभग 900 कैजुअलिटीज के बदले। लेकिन फॉरेस्ट एंगेजमेंट का पॉइंट कैजुअलिटीज नहीं था। जब शिनसेत्सु की फ्लैंकिंग यूनिट्स फॉरेस्ट में उलझ गईं और जल्दी डिसएंगेज नहीं कर सकती थीं, तब उसका मेन बॉडी अप्रोच रोड पर स्टेशनरी था, रिफॉर्म हो चुका था, मगर रुका हुआ, वेट कर रहा था कि फ्लैंकर्स रिजेस क्लियर करें ताकि कॉलम किल जोन क्रॉस कर सके। रुकना सही डिसीजन था, लेकिन इसी वक्त तीसरी वॉली के बाद से रीलोड कर रहे 48 हाउविट्जर्स ने फिर फायर खोल दिया। इस बार स्टेशनरी रिफॉर्म्ड कॉलम पर 400 मीटर की रेंज से। स्टेशनरी टारगेट एट 400 मीटर्स। फायरिंग टेबल्स इस रेंज पर एक्यूरेट थे, 10 में से 8 शॉट्स लगते थे, वही एक्यूरेसी जो क्रूज ट्रेनिंग के एंड तक हासिल कर चुके थे। 4th और 5th वॉलीज एक रीऑर्गेनाइज्ड फोर्स पर लगी जिसके पास भागने की जगह नहीं थी। रवीन पीछे थी। फॉरेस्ट एंगेजमेंट फ्लैंकिंग यूनिट्स को खा रही थी। अप्रोच रोड लेटरल कवर नहीं देती थी। कॉलम टूट गया, कंट्रोल्ड फाइटिंग विड्रॉल की तरह नहीं, जो प्रोफेशनल फोर्स कर सकती है, बल्कि आदमी इंडिविजुअली या छोटे ग्रुप्स में भागने लगे। शिनसेत्सु ने 15 मिनट में जो कोहिजन रीबिल्ड की थी, वो कॉन्सेंट्रेटेड फायर के 4 मिनट में बिखर गई। शिनसेत्सु खुद 5th वॉली के दौरान अप्रोच रोड पर मारा गया। आर्टिलरी कमांड एलिमेंट्स को इसी तरह मारती है, टारगेट करके नहीं, बल्कि स्टेटिस्टिक्स से। शेल्स जब फॉर्मेशन पर गिरते हैं, आखिर हर आदमी तक पहुंचते हैं। वो गलत वक्त पर रोड के गलत हिस्से में था और बच नहीं सका। उसका सेकंड इन कमांड कम एक्सपीरियंस था, कोलैप्स होती फोर्स संभाल नहीं सका, रिट्रीट रोक नहीं पाया। रवीन के फार एंड पर छुपे 4000 कैवलरी एम्बुश एलिमेंट ने रिट्रीट के लीडिंग एज को पकड़ लिया जब वो प्लेन के ईस्टर्न ट्री लाइन से बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। एंगेजमेंट छोटी थी, राउटेड फोर्सेस कंट्रोल रिट्रीट की तरह नहीं लड़ती, और एम्बुश कैवलरी के घोड़े फ्रेश थे, एंगल क्लीन था। अर्ली आफ्टरनून तक नदन बैटल खत्म हो चुकी थी। अरिसुगावा रिज लाइन पर कैजुअलिटी रिपोर्ट्स के साथ चलता रहा। डाइकन नदन कॉलम कैजुअलिटीज लगभग 10,000 डेड, बाकी 20 किलोमीटर एरिया में बिखर गए, काफी लोग बिना वेपन्स या घोड़ों के। यूटोको कैजुअलिटीज 1800, ज्यादातर फॉरेस्ट फाइटिंग से। हॉविट्जर्स ऑपरेशनल 54, बाकी 6 के बैरल्स क्रैक हुए या कैरेजेस डैमेज हुए। कोडा की रिपेयर टीम पहले ही काम पर लग चुकी थी। पाउडर रिमेनिंग 310 किलोग्राम। उसने आर्मी को 20 घंटे दिए। रेस्ट ऑर्डर हर यूनिट को एक साथ गया। सप्लाई वैगन से खाना, जो बैटल के 3 घंटे बाद पहुंच गए। ईस्टर्न साइड के माउंटेन स्ट्रीम से पानी। मेडिकल टीम्स वुंडेड के पास, सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से प्रायोरिटी।
वही ट्रियाज प्रोटोकॉल जो उसने 3 महीने पहले हर कैंप फिजिशियन को दिया था। प्रिंसिपल सिंपल था, जो आदमी वैसे ही मरने वाला है उस पर 1 घंटा लगाना, मतलब 3 बचने वालों से 1 घंटा छीन लेना। ब्रूटल प्रिंसिपल। लेकिन आर्मीज इसी से फंक्शनल रहती हैं। रेस्ट पीरियड में उसने एम्यूनिशन रीडिस्ट्रीब्यूट की। नदन रिजर्व से 60 किलो पाउडर और 400 अनयूज्ड शेल्स ईस्टर्न फोर्स को ट्रांसफर हुए। अब ईस्टर्न ग्रुप के पास 420 किलोग्राम पाउडर और 2300 शेल्स थे। आइडियल नहीं, लेकिन काफी। 2000 कैवलरी पीछे छोड़ दिए गए, जो रीग्रुप करने की कोशिश करने वाले डाइकन फोर्सेस को परस्यू करें और माउंटेन अप्रोचेस होल्ड रखें। उनके पास 12 हाउवित्जर्स, 100 किलोग्राम पाउडर और ऑर्डर्स थे, रिलीफ आने तक पास किसी भी कीमत पर होल्ड करो। 20वें घंटे के एंड पर उसने कॉलम कमांडर्स को बुलाया। ईस्टर्न कॉलम 3 दिन से मूव कर रही है। उन्हें नदन बैटल की खबर लगभग 6 घंटे पहले मिल चुकी होगी। उनका कोरियर नेटवर्क अच्छा है। उनका जनरल अब 2 ऑप्शंस में से चूज कर रहा होगा, या तो स्पीड बढ़ाए और ईस्ट में हमारे आने से पहले कैपिटल तक पहुंचने की कोशिश करे, या रुककर डिफेंसिव पोजीशन फोर्टिफाई करे और हमें आने दे। उसने मैप देखा, दोनों ऑप्शंस हमारे लिए ठीक हैं। हम 2 घंटे में मूव करते हैं। 12,000 कैवलरी और 42 फंक्शनल हाउवित्जर्स ईस्ट की तरफ मार्च कर गए। सप्लाई कॉलम एम्यूनिशन के साथ पीछे चला। ईस्टर्न वैली तक 36 घंटे का सफर था। ईस्टर्न कॉलम का जनरल बैटल से पहले ही एक सही डिसीजन ले चुका था। उसे नॉर्थ में क्या हुआ पता था। कुरियर नेटवर्क फास्ट था। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट थे। जब तक अरिसुगावा की फोर्स ईस्टर्न वैली पहुंची, डाइकन जनरल के पास 16 घंटे थे सोचने के लिए कि 60 हाउवित्जर्स ने 18,000 आदमियों के साथ माउंटेन रवीन में क्या किया। वो किसी रवीन में चलकर नहीं आएगा। उसका नाम डेटे के हिसाब से हरीमा दोसू था। 51 साल का, 30 साल सर्विस, 4 बॉर्डर एंगेजमेंट्स और 1 फुल साउदर्न कैंपेन का वेटरन। ऐसा आदमी जो दूसरों की गलती देखकर खुद रिपीट नहीं करता। वो स्लो मूव कर रहा था। कैवलरी स्क्रीन्स 3 किलोमीटर दोनों फ्लैंक्स पर फैली हुई थीं। किसी भी ऐसे टेरेन से बच रहा था जो मूवमेंट को कंस्ट्रिक्ट करे। अपने 24,000 ट्रूप्स को ओपन फॉर्मेशन में रखा हुआ था ताकि जरूरत पड़े जल्दी डिस्पर्स कर सके। वो चोक पॉइंट पर नहीं आएगा। चोक पॉइंट को उसके पास आना पड़ेगा, मतलब ऐसी जगह जो वो खुद चूज करे क्रॉस करने के लिए, क्योंकि उसने कैलकुलेट किया हो कि दूसरा ऑप्शन और बुरा है। ईस्टर्न वैली में एक रिवर क्रॉसिंग थी जो कैपिटल अप्रोच को डिवाइड करती थी। 400 मीटर वाइड फोर्ड, ग्रेवल बॉटम, करंट वाटर लेवल पर कमर तक पानी। अगला क्रॉसिंग 30 किलोमीटर साउथ था जो उसके टाइमलाइन में 2 दिन और जोड़ देता। उसके बाद वाला 40 किलोमीटर नॉर्थ था जो उसे वापस माउंटेन टेरिटरी में ले जाता, जिससे वो बच रहा था। फोर्ड ही प्रैक्टिकल ऑप्शन था। हरीमा ये जानता था। इसका मतलब हरीमा ऑलरेडी प्लान कर रहा था कैसे ऑपोजिशन के सामने क्रॉस करे। अरिसुगावा ने हाउवित्जर्स फोर्ड की ऊपर वाली हिल पर सेट किए और फिर प्रॉब्लम सोची। हिल 3 किलोमीटर दूर से विजिबल थी। कोई भी कॉम्पिटेंट कैवलरी स्क्रीन 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर देगी। हरीमा 48 गन्स को ओनली वायबल क्रॉसिंग के ऊपर कमांडिंग हाइट पर देखेगा, रुकेगा, सिचुएशन असेस कर। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burns
Even the longest journey must come